संगीत चिंतकों का और संगीत के विद्यार्थियों का, या ऐसे कहें कि संगीत सेवियों का शिल्पायन परिवार में, शिल्पायन की सभा कक्ष में, पंडित मुकुंद विष्णु कालवीन सभागार में मैं देवाशीष दे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि विगत 2 महीने से हम डॉक्टर मुकेश गर्ग जी की स्मृति में एक व्याख्यान माला का आयोजन करते आ रहे हैं और पहली बार जब इसका आयोजन किया गया तो यही कहा गया था कि हम प्रति माह 1 बार करेंगे, लेकिन जैसे जैसे व्याख्यान माला का परवान चढ़ता जा रहा है, लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, आपस में संवाद बढ़ रहा है, हम एक दूसरे के चिंतन को कहीं ना कहीं से उद्रेक कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यह व्याख्यान माला महीने में 1 बार, क्या हफ्ते में 1 बार या उससे भी ज़्यादा हो तो अच्छा रहेगा। और संयोग से हम लोगों ने पहला ही ऐसा विषय ले लिया जो बहुत ही उपयोगी भी है और सभी के मन से जुड़ा हुआ भी है। सभी को एक ऐसा विषय मिल रहा है जिसके बारे में सबको कुछ ना कुछ ज़रूर पता है, और पता है भी और पूरा पता नहीं भी है। ये जितना नहीं है उसको एक जिसके पास है वो अगर बताता चले तो सबके पास ज्ञान का एक भंडार संभार उपस्थित हो जाए। जो ग्रंथों के बारे में बात करते हैं, कभी कभी हम लोग से कोई अगर पूछता है कि हम इस भारतीय संगीत को, जो हमारा राग संगीत है, इसको हम शास्त्रीय संगीत क्यों कहते हैं? शास्त्रीय संगीत इसलिए कहते हैं कि हमारा संगीत मंच पे प्रदर्शन के लिए भी होता है। यह मूलतः एक प्रदर्शन कला है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। निस्संदेह ये एक प्रदर्शन कला है और बिना प्रदर्शन के संगीत का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार शास्त्र का है, और शास्त्र के आधार के बिना प्रयोग बिल्कुल लंगड़ा हो सकता है या केवल अधूरा रह सकता है। इस अधूरेपन को अगर दूर करना है, आज के युग में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हमारी युवा पीढ़ी शास्त्र चिंतन से थोड़ा विमुख हो रही है, थोड़ा नहीं काफ़ी विमुख हो रही है। शास्त्र को मात्र परीक्षा का विषय समझ लिया गया है कि जब एग्ज़ाम होगा तब थ्योरी पढ़ लेंगे। गंभीरता के साथ थ्योरी का, शास्त्र का अध्ययन अब ये बीते ज़माने की बात होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इसकी रुचि जागृत ना की जा सके। रुचि जागृत की जा सकती है, रुचि जागृत की जा सकती है। उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है आपस में चर्चा। संवादहीनता की वजह से ही हमारे ये स्थिति आई है कि हम शास्त्रों के प्रति उदासीन हो गए हैं, विमुख हो गए हैं। और शास्त्र ही नहीं रहेगा, शास्त्रीयता ही नहीं रहेगी, तो हम इसे शास्त्रीय संगीत कहेंगे कैसे? किसी गाने को थोड़ा सा तान आलाप के साथ गा देना अगर शास्त्रीय संगीत है तो ये तो बिल्कुल अज्ञानता का सूचक है। हमारे गुरुजनों ने, हमारे अध्यापकों ने हमेशा शास्त्र को पूरा महत्व दिया है। हमारे मनीषियों ने शास्त्र को लेकर इतना चिंतन मनन किया, इतना गहन और गहरा चिंतन मनन किया है कि आज कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या कभी फिर कोई मौलिक रूप से लिखने के लिए कोई भरत, कोई शारंगदेव, कोई अहोबल और कोई भातखंडे भी क्या उपस्थित पुनः होंगे, या वे सभी हमारे इतिहास की वस्तु हो चुके हैं? इस चीज को दूर करने के लिए हमें यह आवश्यक है कि हम आपस में संवाद को बढ़ाएं। इधर इस संवाद को बढ़ाएं और
साथ में आपस में चर्चा करें। तो हमने एक ऐसा विषय लिया जो हमारे शास्त्रीयता को संतुष्ट करे और हमारे शास्त्रीयता को आधार प्रदान करे। जो भी शास्त्र लिखे गए, हमसे अगर कोई पूछता है कि आपका संगीत क्या है, कैसे है, क्यों इतना गौरवमयी है, तो हम सीधे बात करते हैं सामवेद की, हम सीधे बात करते हैं नाट्यशास्त्र की, संगीत रत्नाकर की। मुझे लगता है कि इसके बारे में हम लोगों का ज्ञान, हम सभी का ज्ञान बहुत ही सतही और अधूरी जैसी है। किसी को कुछ नहीं, ऐसे भी है जिनको कुछ ना पता हो, किसी को बहुत थोड़ा पता है। अब ज्ञानी जिनको पूरा पता हो या अधिकतम पता हो, ऐसे लोगों की संख्या नगण्य होती चली जा रही है, क्योंकि एक भरत के नाट्यशास्त्र को अध्ययन करने के लिए एक जीवन उसमें न्योछावर करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी ने किया, जैसे सुभद्रा चौधरी जी ने किया। संयोग से उन सबकी कर्मभूमि हमारी बनारस ही रही है, काशी ही रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए उन लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो आज एक प्रतिमान के रूप में हमारे सम्मुख हैं। और उन चीज़ों को जो हमारे पास आज बहुत अच्छी तरह उपलब्ध है, बहुत आसानी से, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कि फिंगर टिप्स पर है, केवल एक उंगली के सहारे हम उन सब चीज़ों को सामने देख सकते हैं। लेकिन जब रुचि ही नहीं रहेगी तो हम उन चीज़ों को जानेंगे कैसे, पढ़ने के लिए जहमत उठाएंगे कैसे। हो सकता है इसलिए भी ना हम पढ़ते हों क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो कैसे हम पढ़ें, और पढ़ के हमको पता ही क्या चलेगा। लेकिन जब हम ये चर्चा करेंगे आपस में, एक दूसरे को अपना ज्ञान, जो कि ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है। कहा ही गया है कि अपूर्व कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि आयाति क्षयम आयाति संचयात। अगर हम संचय करते हैं तो वो उसका क्षय हो जाता है, और जब उसको व्यय करते हैं, जब उसको बांटते हैं, खर्च करते हैं विद्या को, तो वो बढ़ता चला जाता है। ये आज भी आप चाहें तो अपने आसपास देख सकते हैं। जो भी विद्यार्थी अपने ज्ञान को बांटता हुआ जा रहा है, उसका बढ़ता चला जा रहा है, और जो अपने में समा करके छुपा के रखना चाहते हैं, वे सब गायब हो जाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य था जिस पर हम लोगों ने पहली बार चर्चा प्रारंभ की। उस बार डॉक्टर शुभंकर डे ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के विशिष्ट ग्रंथों की उपयोगिता के बारे में अपना बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसकी भूरी भूरी चर्चा हुई। यहाँ तक चर्चा हुई कि जब यहाँ से वो अपना संगीत प्रदर्शन करने के लिए, मंच प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली गया, तो वहाँ पे कई लोगों ने, एक दो लोगों ने, कई लोगों ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि आपका जो व्याख्यान था वो हम लोगों ने सुना, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज्ञानवर्धक, सारगर्भित था। और एक युवा पीढ़ी के संगीत शास्त्री को सुनना उन लोगों के लिए, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी सुखद रहा है। वे हो सकता है कि उन चीज़ों को जानते भी हों, लेकिन इन चीज़ों को सुनते रहने से उनके ज्ञान में परिमार्जन होता है, शोधन होता है। तो उस बार हम लोगों ने ये तय किया था कि वक्ता दो हों, तो एक को हम पौराणिक ग्रंथों के बारे में बात करें और दूसरे को मध्यकालीन के लिए। लेकिन ऐसा समझ में आया कि इसके लिए समय अधिक चाहिए, और हम लोगों ने उसको भाग 2 के लिए स्थगित कर दिया। और अगले भाग 2 पर श्री प्रियांशु घोष, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोधरत हैं और JRF होते हुए अब तो SRF में भी आ गए, वरिष्ठ फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं, तो वे उसके बारे में, मध्यकालीन ग्रंथों के बारे में उन्होंने अपना अध्ययन जो था वो प्रस्तुत किया। अब हम एक तीसरे अंक की ओर इसलिए बढ़े आए कि उन 2 अंकों में जो इन 2 व्यक्तियों ने जो कुछ भी बताया, उसको थोड़ा सा और भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए। मैंने उस दौरान थोड़ा आधुनिक ग्रंथों के बारे में कुछ पॉइंट आउट जरूर किया था, लेकिन वो एक बहुत ही संक्षिप्त था। हमने केवल इतना ही बताया था कि ये इस समय लिखे जाने वाले कुछ मौलिक पुस्तकें हैं जिसको हमारे विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए, एवं किस दृष्टि से करना चाहिए, उसका क्षेत्र क्या है, उसमें क्या बातें
मोटा मोटी लिखी गई है उसके बारे में कुछ एक झलक दिखाने की मैंने प्रयास किया, बहुत ही संक्षिप्त रूप में। तो जो कुछ भी किया गया ये संपूर्ण तो हो नहीं सकता है, हमें लगता है कि बहुत कुछ कहने को रह गया होगा, और ये विस्मृति के कारण भी हो सकता है, ये समय की कमी के कारण भी हो सकता है। जिस भी वजह से हो, यहाँ के विद्यार्थी भी इतने अच्छे अध्ययनशील हैं कि उन्होंने भी महसूस किया होगा कि अगर इन पर भी बात किया जाता तो अच्छा रहता, या जो बातें कही गई क्या ये पूरी तरह से सत्य था या उसमें भी कुछ कमी रह गई, या वक्ताओं ने जो बातें रखी उसमें कुछ बातें सही नहीं थी। तीन संभावना है, एक छूट गया हो और एक जो उसमें और ऐड किया जाना चाहिए था जो इस वजह से छूट गया, और एक इसलिए छूट गया कि उसके बारे में वक्ताओं का ध्यान नहीं गया, और एक ये भी था कि कुछ तथ्य जो है वो सही नहीं पाए गए या उसके बारे में कुछ संशय रह गया। तो क्या हम अपने विद्यार्थियों से यह आशा कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो कुछ भी कहा गया था तो उसके बारे में कुछ और बताने की कोशिश करें, और जो कुछ कमी या अधिक रह गया था उसके बारे में कुछ बात करें। तो एक बात का मैं पहले ही उल्लेख करना चाहूँगा, हम समय को ध्यान में रखते हुए जो ऐसी बातें हैं कि ये बहुत उपयोगी थी, उनका बहुत अच्छा था, ये जो हम प्रशंसा के शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको हम थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं, और सबके लिए प्रशंसा मैंने कर दी है इसलिए उसको दोबारा ना किया जाए। मूल विषय पे आते हैं कि पहले हम लोग इस बात को लेकर शुरू करेंगे कि डॉक्टर शुभंकर डे के कथन में क्या आपको अच्छा लगा, वो नहीं, क्या क्या छूट गया होगा या ये ऐड किया जाना चाहिए था, या इसके बारे में कोई संशय रह गया जिसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाए। तो हमें लगता है कि इसके लिए किसी एक व्यक्ति को हम, जो श्रोता थे उसमें से भी किसी व्यक्ति को हम एक नेतृत्व प्रदान करें कि वो इस चीज़ को पहले बताएं कि हमने ऐसा देखा, मेरा ऑब्जर्वेशन था। यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन के तौर पर होगा। तो मैं पहले इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो कुछ भी बातें कही गई हैं उसके इर्द गिर्द ही बात करता है, किसी प्रकार की बेकार की प्रशंसा और वो करके अपना समय जाया ना करें, दूसरी बात। और तीसरी बात है कि अपने बातों को विस्तार से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विषय से बहुत इतर न हो। तो हमने नेतृत्व दिया है श्री शशिकांत यादव, जो कि संगीत के बहुत ही अच्छे चिंतनशील विद्यार्थी हैं। मैंने उनको काफ़ी कुछ शास्त्र पर पढ़ते, लिखते, सुनते देखा है। हमने महसूस किया है कि ये बहुत अच्छा कर रहा है और इसको कुछ बोलने के लिए हम लोगों को इसको कुछ सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। दूसरे एक वक्ता और थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण इस बार वो आ ही नहीं पाए, श्री रूपम बसाक जी। तो उनको हमने फिलहाल मुक्त किया कि ठीक है कभी फिर। तो शशिकांत यादव से हम आग्रह कर रहे हैं कि वे मंच पर आकर बैठें और अपना जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन है उसको प्रस्तुत करें। लिखा भी पढ़ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम, और इस शिल्पायन के प्राचार्य महोदय डॉक्टर रागिनी शर्मा मैम को प्रणाम, और साथ ही डॉक्टर शुभंकर डे गुरु जी को भी प्रणाम और गुरु माँ को भी प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजन एवं गुणीजनों को सादर प्रणाम, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी प्रणाम। अभी गुरुजी ने कहा कि ये विषय इतना विस्तारशील है कि इसमें जितना ही पढ़ें हम उतना ही लगता है कि ये चीज़ ऐड करना चाहिए या इसको और विस्तार से पढ़ना चाहिए। पहले तो हमने सोचा कि आधुनिक ग्रंथों को की ओर बढ़ें, जो अभी नवीन रचना या पहले हो चुकी है। फिर हमने नाट्य शास्त्र की तरफ देखा, जिसमें पहले व्याख्यान वाला में डॉक्टर शुभंकर
डे गुरु जी ने दिया था। क्षमा चाहते हैं, जिसके स्मृति माला में, व्याख्यान माला में ये आयोजन किया गया है, डॉक्टर मुकेश गर्ग जी को, उनको भी सादर प्रणाम। तो उसमें गुरु जी ने बहुत सारगर्भिक बातें कही, किंतु मुझे जिसको हमने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसमें ये लगा कि सभी नाट्य शास्त्र के जो 36 अध्याय हैं, गुरुजी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया, लेकिन कुछ पॉइंट मुझे लगा कि इसमें ये भी अगर ऐड किया गया होता तो और सही रहा होता। हालांकि गुरुजी को तो सब पता है, सब जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई थी उसमें, तो फिर हमने सोचा कि गुरुजी बोले हैं समीक्षात्मक बोलना है, तो फिर उसमें ऐड किया है। हमारे सामने जो सबसे पहले प्रामाणिक ग्रंथ सामने आता है वो नाट्यशास्त्र ही मिलता है। जिसमें जो सीधा संबंध संगीत से जोड़ता है, उसमें वो 28वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक संगीत से सीधा संबंध जोड़ता है। बाकी इसमें कुछ अध्याय ऐसे हैं जो कि सूक्ष्म रूप से देखें या फिर सीधा संबंध ना होते हुए भी संबंध है। जैसे नाट्यशास्त्र का 6वां अध्याय जो है, रसा अध्याय, तो उसमें भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहला रस श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, और तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, 5वां वीर रस, 6वां भयानक, 7वां विभत्स तथा अद्भुत रस। इन रसों को उन्होंने नाट्य प्रयोजन में उस उद्देश्य से उन्होंने चर्चा किया है। 9वां रस को अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में वर्णन किया है, जो कि शांत रस। इन 8 रसों में आचार्य महर्षि भरत मुनि ने श्रृंगार रस को प्रधान रस माना है। और इन रसों से श्रुति, स्वर, लय आदि का संबंध जोड़ते हुए उन्होंने उल्लेख किया है। इनके रस सिद्धांत पर भी कई दृष्टिकोण आए, जिसमें से प्रमुख 4 दृष्टिकोण रहा है, या आलोचक या व्याख्याकार कह सकते हैं। जिसमें से सर्वप्रथम भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद सिद्धांत दिया। उसी का खंडन करते हुए भट्ट शंकुक ने अनुमितिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर उनमें कुछ कमियां लगी, तो फिर भट्ट नायक ने भुक्तिवाद का प्रतिपादन किया। फिर चौथा जो सिद्धांत या दृष्टिकोण है, वो नाट्यशास्त्र के जो टीका लिखे हैं
अभिनव गुप्त, अभिनव भारती। अभिनव गुप्त ने अपना जो दृष्टिकोण प्रतिपादन किया है वो है अभिव्यक्तिवाद। तो इस प्रकार रसों से स्वर, श्रुति व लय, ताल आदि से जोड़ा गया है, जिसमें अगर हम देखें तो षडज से वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस प्राप्त होता है। ऋषभ में भी वही है, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। गांधार से करुण रस, मध्यम से श्रृंगार और हास्य रस उत्पन्न होता है। पंचम से श्रृंगार रस, हास्य रस की निष्पत्ति होती है। दैवत से भयानक व विभत्स और निषाद से भी करुण रस की निष्पत्ति होती है। रस के बारे में कहा गया है कि रस एक विशेष चेतना है जो रजोगुण एवं तमोगुण के दब जाने पर होती है। फिर जो अगला अध्याय है, 7वां अध्याय, भावाध्याय। इस अध्याय में रसों से जोड़ते हुए उसके 8 रस के स्थायी भाव, 8, जिनके नाम इस प्रकार हैं: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। और 9वां भाव जो है अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में शांत रस का निर्वेद, जो स्थायी भाव है, का चर्चा किया है। भाव के बाद विभाव, जिसमें जो विभाव 2 प्रकार के, उद्दीपन और आलंबन। उसके बाद संचारी भाव का उन्होंने वर्णन किया है, जो कि उनकी संख्या 33 है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, जो कि पानी के बुलबुलों की तरह होती है, जो क्षणिक होती है। जो इस प्रकार है, 33 संचारी भाव के नाम इस प्रकार है: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन, चिंता, मोह, स्मृति, घृत, क्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, प्रबोध, आमर्ष, अर्वत्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। फिर उसके बाद उन्होंने 8 सात्विक भाव का उल्लेख किया है। सात्विक भाव की संख्या 8 माने हैं, जो कि स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, बेवथु, वैवण्य, अश्रु तथा प्रलय नामक 8 सात्विक भाव का उन्होंने उल्लेख किया है। इस प्रकार हम देखते हैं आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भाव, संचारी भाव और सात्विक भाव, सभी भावों को मिलाकर 49 भावों का वर्णन करते हैं। वैसे तो उन्होंने जो 4
प्रथम 4 भाव को अधिक बल दिया था, जिसमें श्रृंगार रस सबसे प्रधान रस रहा। स्थायी भाव स्वरों का रसों में विनियोग। स्थायी स्वर रस षड्रस से जो रस उत्पन्न हुए, वीर रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, उसी से संबंध उनका जुड़ता है। जो स्थायी भाव उत्साह, विस्मय, क्रोध। ऋषभ में जो स्थायी भाव है उत्साह, विस्मय, क्रोध। गंधार से जो भाव उत्पन्न होता है वो है शोक। मध्यम स्वर से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो है रति और हास। पंचम स्वर से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसमें भी मध्यम की तरह रति और हास। धैवत स्वर से जो भाव उत्पन्न होता है वो भय, जुगुप्सा। निषाद स्वर से जो भाव उत्पन्न होता है वो शोक। इस प्रकार उन्होंने रस और भाव का वर्णन किया। यदि इसमें कोई बताने में त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं भी अभी एक छात्र ही हूँ और बहुत सी बुक्स हमारे पास नहीं है जो कि होना चाहिए। फिर इसके बाद हम 17वें अध्याय में बात करते हैं जिसमें उन्होंने काकू का वर्णन किया है। काकू का अर्थ है ध्वनि की लोललता या ध्वनि भेद। हृदय के उत्ताप भाव को अभिव्यक्त करने वाला बताया गया है काकू को। और काकू का ही प्रयोग हम सभी गायन शैलियों या बोलचाल की भाषाओं में भी एक ही शब्द को हम अगर काकू के भेद से अलग अलग अर्थ हो सकता है। भरत मुनि के अनुसार काकू एक ऐसा ध्वनि विकार अथवा स्वराघात है जो विभिन्न भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। इनका कहना है कि विशिष्ट उच्चता, पिच तथा लय, टेम्पो में काकू का प्रयोग विभिन्न रसों के उद्बोधन में सहायक हो सकता है। भरत के अनुसार काकू के 2 भेद बताए गए हैं, साकांक्ष काकू, निराकांक्ष काकू। काकू पर और भी विस्तृत वर्णन जो मिलता है वो संगीत रत्नाकर में देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने काकू को 6 भागों में विभक्त किया गया। सिंह भोपाल ने अपने शब्दों में कहा है कि वाल्मीकि जी ने लव कुश के काकू का कला शिक्षण दिया था। तो इसके आगे पंडित शारंगदेव जी के जो बताए हुए 6 काकू हैं उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने 6 भेद बताए हैं काकू के: स्वर काकू, राग काकू, अन्य काकू,
देश काकू, क्षेत्र काकू तथा यंत्र काकू का वर्णन किया है। स्वर काकू, इस काकू में राग में विशिष्ट स्वर का विशेष उच्चारण होता है, जिससे राग रूप स्पष्ट होने में सहायता मिलती है। जैसे यदि हम भैरव का ऋषभ ले और भैरवी का ऋषभ, तो दोनों तो कोमल ही ऋषभ है, किंतु लगाव काकू के प्रयोग से वो अलग अलग दिखता है। फिर दूसरा नंबर है राग काकू, जिसमें राग स्वरूप स्पष्ट एवं स्थिर होता है। एक विशेष स्वरावली होती है, जिसे हम आज के समय में पकड़ या मुख्यांक कह सकते हैं, जो होता है, जिससे हम राग को स्पष्ट पहचानते हैं। जैसे यदि राग यमन की पकड़ की बात होती है, तो हम कहीं भी अगर सुनते हैं तो पहचान जाते हैं कि राग यमन है। उसका स्वर लगाते ही पहचान जाएंगे। जैसे ने रे गा रे ने रे सा, तो हमारे मन में आ जाता है कि ये कल्याण राग से संबंधित या कल्याण ही है। देश काकू देश विदेश से संबंध रखती है। अपने संगीत में हम ये घराना परंपराओं में देख सकते हैं। एक ही राग को अपने अपने भिन्न भिन्न शैलियों से प्रस्तुत करते हैं, और ये सभी अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अन्य राग काकू, चौथा काकू अन्य राग काकू, एक राग में दूसरे राग की छाया, जैसे अहिर भैरव, काफी भैरव। अहिर भैरव में काफी और भैरव का मिश्रण, श्याम कल्याण में कामोद और कल्याण का मिश्रण। इस तरीके से अन्य राग काकू कहा गया है। क्षेत्र काकू, प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, वह अपने कंठ के गुण धर्म से संबंधित है। क्षेत्र काकू जो कि शरीर को कहा गया है। फिर छठा जो उन्होंने बताया है यंत्र काकू। यंत्र काकू का संबंध वाद्यों की ध्वनि से है। राग के प्रकृति के अनुसार वाद्यों का चुनाव, जैसे दरबारी में वीणा जैसा बजेगा, जो कि दरबारी राग गंभीर प्रकृति का राग है, और वीणा का भी जो ध्वनि होता है वो गंभीर होता है। अगर उसके साथ दोनों का संगत होता है तो बहुत ही सुमधुर और सुंदर अच्छा लगता है, कर्णप्रिय होता है। यदि उसमें वीणा के स्थान पर जल तरंग का प्रयोग करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। रसानुभूति के लिए गायन तथा वादन में काकू प्रयोग आवश्यक है। काकू भेद से संगीत सौंदर्य और रस निष्पत्ति संभव है। इसके बाद हम 28वें अध्याय पर आते हैं, जिसे भरत मुनि ने अतोद विधानाध्याय कहा है। इसमें उन्होंने वाद्यों के 4 प्रकार बताए हैं। वाद्यों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। श्रुति जो कि 22 श्रुतियों का वर्णन,
स्वर का उन्होंने कुल 9 स्वर माने, 7 शुद्ध, 2 विकृत, जिसे उन्होंने साधारण स्वर का नाम दिया। जो अंतर्गंधार और काकली निषाद, ये 2 विकृत स्वर थे। फिर उन्होंने इसी अध्याय में 28वें अध्याय में ही जातियों का वर्णन व जाति के लक्षण, 10 लक्षण, उनका भी इसी में वर्णन वे करते हैं। इस बारे में थोड़ा और दूसरी बातचीत कर, जैसे इन लोगों ने जो कुछ कहा है उसकी आलोचना करना। अच्छा, क्या तुमको उनमें बुराई लगा, क्या छुटाई, क्या हुआ, क्या ये सब बताओ। जी गुरुजी, पहले तो हमने सोचा था कि कुछ वर्णन करेंगे, लेकिन आप फिर से करें जी इसके बारे में बताओ कुछ। क्या तुमने सुना, उसमें क्या तुमको लगा कि ये छूट गया, उपयोगिता में क्या कह सकते हो? कोई बात तुमको खटकी उसमें? नहीं गुरुजी, खटकी तो नहीं। कोई नहीं, जैसे दूसरे व्याख्यान माला में जब प्रियांशु घोष जी बोल रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा अध्यायीकरण में जो संगीत रत्नाकर के अध्यायीकरण में थोड़ा सा जो तीसरा अध्याय था वो नर्तन वाले नहीं गुरुजी, उस प्रकीर्णिका अध्याय और प्रबंधाध्याय, वो तीसरा अध्याय उन्होंने प्रबंधाध्याय बता दिया था, जबकि प्रकीर्णिका अध्याय था। मुझे लगता है कि और कोई वक्ता होंगे जिनको कुछ ना कुछ कहना होगा, तो तुम भी सोचते रहो कि तुम्हारे बारे में बात क्या वो तैयार होने वाला नहीं चल रहा है, छोड़ दो इसको, इसी को खोल दो, वहाँ भेजते हैं। हाँ, कोई बोलते हैं, थोड़ी देर फिर आएगा तुम्हारे पास, बैठो। इससे पहले कि शशिकांत अपनी थोड़ी और बातें भी बाद में बताए। अच्छा, बहुत सुंदर बोल रहा है, पहली बार बोल रहा है, काफ़ी नर्वस भी था, लेकिन फिर अच्छे से बोल रहा है। वो एक अध्यापक भी है, उसको बोलना आना भी चाहिए, और बोल भी रहा है। और यहाँ पे विद्यार्थी भी है, कई अध्यापक भी है। जो इधर बातें हुई थी उसमें कोई बातें किसी को आलोचनात्मक रूप से कुछ कहना हो तो कोई जरूर बताए। जैसे कोई भी हो सकता है, वो बताए, कोई किसी को कुछ कहना है? क्या चीज़ और होता तो अच्छा रहता उसमें? क्या चीज़, जैसे इसने बताया कि एक अध्याय जो है उसका नाम लेने में इधर उधर हो गया, गलत हो गया, तो इस बारे में मैंने सुना है कई लोग और भी कुछ कह रहे थे, लेकिन अभी यहाँ कोई बोल नहीं रहा है। बोलना आइए, बाकी लोग भी तैयारी करो, बता दो। सभी को नमस्कार। कुछ पॉइंट शायद छूट गया था प्रियांशु भैया द्वारा द्वितीय सत्र में, जिसमें से एक इन्होंने बता ही दिया, दूसरा शायद वो नृत्य अध्याय, नर्तन अध्याय, इस तरीके से वो थोड़ा, मुझे भी एग्जैक्टली टेक्निकल वर्ड नहीं पता, लेकिन मुझे जितना पता था मैंने बताया। और इसके अलावा मेरा एक प्रश्न था, वो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे इतने लोग हैं, अगर इनमें से कोई बता सके, जिस तरीके से प्रथम व्याख्यानमाला में भैया डॉक्टर शुभंकर डे जी ने बताया था कि प्राचीन काल से मध्यकाल के बीच में जो हम लोग जो ट्रांजिशन आता है, तो उसको हम लोग किस तरीके से समझते हैं, तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पे एक स्व का बोध आ जाता है, सभी लोग अपना एक परिचय देते हैं या अपने बारे में उसको लिखते हैं कि ये मैंने ये ग्रंथ लिखा है, उसका हम लोग को पूर्ण रूप से हम लोग को एक मिलता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, इन्होंने कब लिखा है, इसके बारे में हम लोग को प्राचीन काल से मध्यकाल में हम लोग को और अच्छे से इसका तथ्य मिलता है। तो
वही मेरा प्रश्न था कि मध्यकाल से जो आधुनिक काल में जो ये ट्रांजिशन आता है, इसका हम लोग इसका क्या सूचक है, हम लोग को कैसे विभाजन रेखा कैसे? इसका विभाजन कैसे, और हम लोग कैसे समझेंगे कि ये कैसे ये बदलाव आया? तो अगर ये कोई बता दे तो। मतलब कहने का आशय यह है कि प्राचीन और मध्यकाल के बीच में जो सीमा रेखा या विभाजक रेखा एक होनी चाहिए, किसको हम प्राचीन कहें, किसे मध्यकालीन कहें, मध्यकाल की शुरुआत किसे माने, इतिहास के तौर पर माने या हमारे ग्रंथों के आधार पर? तो डॉक्टर शुभंकर डे ने बताया कि प्रेमलता शर्मा जी, प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी के कथनानुसार जब से लेखक ने अपने बारे में बताना शुरू किया तो हम उसको एक मध्यकाल मान सकते हैं, क्योंकि उससे पहले के लेखकों ने अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा। न तो उन्होंने अपना कोई उपनाम रखा और न तो अपने बारे में विस्तार से बताया कि वो क्या करते थे, क्या कहाँ रहने वाले थे, कैसे थे। संभवतः जो उन्होंने बताया था उसके अनुसार शारंगदेव ने सबसे पहले, जैसे उन्होंने एक तरह से उन्होंने अपनी जीवनी ही बता दी कि कहाँ पे थे, उसके बाद कहाँ गए, उनका संबंध क्या कश्मीर से था कि क्या था, सारा कुछ उन्होंने अपने बता दिया। अपना नाम भी उन्होंने एक नया रखा कि निशंक। निशंक मतलब वैसा व्यक्ति जिसके पास कोई शंका रही न गई हो, बिल्कुल शंका रहित हो गया हो ऐसा। तो वो अपने बारे में इतना गर्व के साथ या अभिमान के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कह सकते थे कि हाँ मैं निशंक हूँ, मुझे इस सभी चीज़ों के बारे में मुझे कोई शंका नहीं, मुझे सब कुछ पता है। तो ये जो समय था तो शायद ये मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद मध्यकाल से आधुनिक कैसे हुआ, इसके बारे में अभी यहाँ वक्ता जो लोग हैं वो बताएंगे और इस बारे में थोड़ा और विस्तार भी दे सकते हैं। तो क्यों ना इस बारे में हम सबसे पहले प्रियांशु घोष से ही पूछते हैं। तो मेरे मत से ऐसा है कि मध्यकाल से आधुनिक काल में जो ट्रांजिशन हुआ, तो उसको ऐसा भी देख सकते हैं कि आधुनिक कालीन ग्रंथ में और ज़्यादा वो जो प्रकाशित चीज़ें हैं जो मध्यकाल में उस तरह से कई सारे चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं miलती हैं, कुछ ऐसा था। लेकिन आधुनिक काल में उनका प्रकाशन भी हुआ और उसको अच्छे से प्राप्त भी हुआ। और एक तो ऐसा भी मान सकते हैं कि जो हम लोग जब स्वतंत्रता प्राप्त किए उसके बाद से जो काल है उसको आधुनिक काल के हिसाब से मान सकते हैं। ये भी हम लोग मान सकते हैं कि जो हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ उसके बाद से जो काल, उसको आधुनिक काल माने। और उसके पहले मतलब भातखंडे जी आधुनिक में नहीं आते, आधुनिक से थोड़ा पहले अगर मान स्वतंत्रता से पहले उनका प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो अपने उम्र ही रखो, स्वतंत्रता से पहले ही उनका लेखन हो चुका होगा मेरा लगता है। तो फिर उसको आप आधुनिक नहीं मानते, मध्यकालीन मानते हैं। तुम लोग भूगोल जी पूछ। हाँ ठीक है, ये सही है ना। इसका मतलब ये सही नहीं है, स्वतंत्रता से इसको जोड़ना सही नहीं होगा। आधुनिक काल का जो ग्रंथ सबसे पहले मतलब, हाँ इसको मानते, तुम बताओ। आधुनिक काल का जो सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है वो पंडित श्रीनिवास जी का, ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है, जहाँ तक हमें जानकारी है कि उसको सबसे पहले ग्रंथ आधुनिक या मध्यकाल का अंतिम ग्रंथ के आसपास, जिसमें उन्होंने वीणा के तार पर शुद्ध और विकृत स्वरों को स्थापित किया या सिद्ध किया। कौन सा कालखंड बताया तुमने? श्रीनिवास जी का ग्रंथ कौन सा और किस कालखंड में?
मुझे मध्यकाल की बोलते हैं। अब कोई ईयर होगा, नहीं पता। कोई और बताए? पता नहीं। अच्छा। हाँ तो सभी को नमस्कार। जरा जाओ। सभी को नमस्कार। मैं म्यूज़िक रिलेटेड ग्रंथों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ और थोड़ा बहुत जो भी जानती हूँ वो अभी हाल ही में मैंने एक रिसर्च किया था, उसके बेसिस में मुझे जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है और पिछले 2 व्याख्यानों में जितना मैंने समझा है और मेरी अपनी नॉलेज जो भी है मेरे सब्जेक्ट को लेकर, उससे मैं थोड़ा बैकग्राउंड अगर दे दूँ तो जैसे मैं इंग्लिश लेकर पढ़ी हूँ, तो उसमें भी हम जब पढ़ाई को प्रॉपरली हिस्टोरिकल वे में उसको डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं, तो जैसा शुभंकर डे जी ने बताया था कि आज एकदम प्राचीन काल, जिसको हम एकदम ओल्ड हाँ प्राचीन, मेरी हिंदी थोड़ी शुद्ध नहीं है तो मैं थोड़ा इंग्लिश और ये सब मिक्स करके ही बोलूँगी। तो प्राचीन काल में जो भी होता है उसमें स्व नहीं रहता है। मिडिवल टाइम में जब हम आते हैं तो उसमें हम स्व का वो चीज़ देखते हैं। जैसे फिर मैं इंग्लिश में आती हूँ थोड़ा सा, जैसे अगर हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में कुछ भी ढूंढें तो हमें उसमें कोई नाम किसी को नहीं पता, हमें थोड़ा बहुत पता है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं। हम लोगों के रिसर्च और जितने भी बुक्स हमने पढ़े हैं उसमें बहुत अच्छे से नाम प्रॉपरली कुछ नहीं रहता है। कोई बोलता है बियोवल्फ था बहुत अच्छे राइटर, कोई बोलता है कि बहुत सारे ऐसे अननोन राइटर्स जैसे आते हैं। मिडिवल एज के बारे में हम सभी को पता है, जैसे शेक्सपियर हो गए, फिर क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, ये सब के नाम हम लोगों को पता है क्योंकि वही स्व का भाव आ जा रहा है। अब वहाँ से हम मॉडर्न पीरियड में कैसे आते हैं, हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि मॉडर्न पीरियड है, तो उसमें मॉडर्न पीरियड में आते आते हम ये हमारे अंदर वो क्रिटिसिज्म का बोध आ रहा है। अब फिर मैं वापस आती हूँ अपने रिसर्च के बारे में। जैसे मैंने बोला था कि मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया था अभी हाल ही में, वो स्वामी प्रज्ञानंद जी पर, और वो भी एक कंटेम्प्रेरी थे। भाटखंडे जी और पलुस्कर जी, इन्हीं के समय के वो बहुत ही बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट थे। और उनके काम को जब मैंने अच्छे से देखा तो उसमें मैंने यही चीज़ नोटिस किया कि उन्होंने सब कुछ अच्छे से हिस्टोरिकली अपने काम को डिवाइड किया कि यहाँ से जो भी शुरू हो रहा है नाद ब्रह्म से, जैसे जैसे म्यूज़िक आगे बढ़ा और कैसे सिस्टमेटाइज हुआ। भाटखंडे जी के आते आते हमारा म्यूज़िक काफ़ी अच्छे तरीके से वो सिस्टमेटाइज हुआ, और सिस्टमेटाइजेशन के साथ आया हमारा क्रिटिसिज्म, जो हम ये आलोचना, हाँ, तो जो हम ये बातचीत में बोलते हैं कि ये राग सब, मतलब हम अभी बातचीत पे भी कर भी रहे थे कि ये घराना वो घराना, इसमें ये डिफरेंस होता है। पुराने ज़माने में ये राग इस तरीके से गाया जाता था, अब हम इस तरीके से गाते हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में जब हम प्रॉपर डिस्कशन कर रहे हैं या उसको ग्रंथों में ला रहे हैं, तो अब वो स्टूडेंट्स के लिए और उपयोगी हो रहा है कि स्टूडेंट्स उसको पढ़ के समझ रहे हैं और अच्छे से कि क्या चेंजेस आ रहा है, उससे क्या हमारे म्यूज़िक में फ़ायदा हो रहा है। उस फ़ायदा से या उससे हम लोग आगे और आधुनिक, मतलब और फ्यूचर में हम उसको कैसे 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 इम्प्लीमेंट और क्या सुधार कर सकते हैं, या क्या हम उस चीज़ को कितना हम रख सकते हैं उस पुरानी चीज़ों को। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का जब से शुरू हुआ है तब से हम उसको मॉडर्न पीरियड करके उसको हम बोल सकते हैं, ये मुझे लगता है। थैंक यू। पहली बार शिल्पायन में इसको बोलते हुए मैंने ही पहली बार सुना है, इसलिए कोई बात नहीं है। डॉक्टर
सौम्या चक्रवर्ती दे। मुझे लगता है कि अब इसके बारे में डॉक्टर शुभंकर डे से ही हम लोगों को सुनना चाहिए। फाइनली आप बताइए, आपको 2 बातें आपको हम दे रहे हैं बोलने के लिए। अब शशिकांत चले मत जाओ। आज तुम्हारा, तुम चले भी जाओ तुम्हारा नाम तो मिटने वाला नहीं, देखो टला है। बैठो 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 बैठो, आज तुम्हारा दिन है, बैठो। हाँ, ये एक जो पहली बात तो ये जो एक प्रश्न उठा है, इसकी विभाजक रेखा कौन सी होनी चाहिए, कहाँ से हम इसको आधुनिक कहें। ये विभाजक रेखा वस्तुनिष्ठ भी होगी और एक तारीख के तौर पर कि इस तिथि को इस उससे भी हो सकती है। जैसा डॉक्टर सौम्या चक्रवर्ती दे ने बताया कि क्रिटिसिज्म या कंपैरेटिव स्टडी ये जब से आया, बात सही है। ग्रुप का क्लासिफिकेशन करना, ग्रुप में रागों को बांटना, और ये सब भी पहले से भी होता रहा, मध्यकाल में भी हमारे हुआ है, राग रागिनी वर्गीकरण इत्यादि। लेकिन बाद में जाके उसका एक साइंटिफिक अप्रोच बनता है। तो वो अप्रोच क्यों आया, क्या इंटरडिसिप्लिनरी पर ज़्यादा काम आया, लोग ज़्यादा प्रयास किए। कुछ लोगों ने इसको विज्ञान सम्मत ढंग से, गणितीय ढंग से समझना शुरू किया संगीत को, और आपस में कंपैरेटिव स्टडी किया, शायद इसलिए भी हो सकता है। और बहुत सारी दूसरी बातें भी हो सकती, क्योंकि कुछ कुछ परिदृश्य में परिवर्तन आया, और वो छापाखाना को लेकर के भी है कि छपाई जब से शुरू हुई या लोगों में किताबों की उपलब्धता दूसरे तरह से हो रही है। पहले किस प्रकार ग्रंथ होते थे जो किसी को देखने को भी नहीं मिलेगा। भाई इतने ग्रंथ तो नहीं होते थे कि सबको एक एक बांट दिया जाए, लेकिन जब छापाखाना और ये सब चीज़ें भारत में पहली बार शुरू होता है, पहली बार तो काफ़ी पहले शुरू हो गया था, संगीत के ग्रंथों का जब प्रणयन होता है तब उसमें क्या परिवर्तन आता है कि हर व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। अब तो आधुनिक के बाद एक अति आधुनिक काल भी आ चुका है, जब केवल मोबाइल में ही आप पूरी दुनिया को पाते हैं। तो हमको कोई भी चीज़ खोजना होता है इसके बारे में कि हाँ ये चैप्टराइजेशन क्या था, ये संगीत रत्नाकर में क्या है, भरत में क्या है, तो हम फट से उसको चले जाते, गूगल में टाइप करते हैं और पूछते हैं। तो वहाँ से होते हुए चैट जीपीटी होते हुए और सुपर इंटेलिजेंस के बारे में पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं आजकल हम लोग। तो एक अति आधुनिक काल भी आ चुका है, जो शायद अब बाद में यह आधुनिक काल बनेगा और मध्यकाल 2 भागों में बढ़ जाएगा। हम लोगों का कार्यकाल मध्यकाल में चला जाएगा शायद, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा असाइड करते हुए डॉक्टर शुभंकर डे से पहली बात पूछते हैं कि विभाजक रेखा के बारे में उनका क्या कहना है। दूसरी बात उन्हें पूछते हैं कि आपको बाकी लोगों के व्याख्यान में क्या इस बारे में क्या कहना है। सभी को नमस्कार। जहाँ तक इस प्रश्न को उठाने के पीछे जयंतिका ने भूमिका निभाई, तो उसको इस बात की बधाई। और इस विषय में जब मैंने भी पहली बार विदुषी प्रेमलता शर्मा जी का वो आलेख पढ़ा था, तो मध्यकाल के विषय में तो उन्होंने इस बात को स्पष्टीकरण किया था, किंतु जब हम कक्षा में पढ़ाने गए तो कई विद्यार्थियों का इसी तरह से प्रश्न आया मेरे ऊपर कि आधुनिक काल की फिर रेखा क्या है। और काफी देखने के बाद भी स्पष्ट रूप से लिखित तो कहीं पर ये मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सामने आया है भी डिस्कशन के दौरान कि क्रिटिसिज्म की शुरुआत होना और वैज्ञानिक विधि से चीज़ों का अवलोकन करना, इसी को हम लोग आधुनिक काल का द्योतक मान सकते हैं। कुछ उदाहरणों से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। संगीत में बहुत सारे हमारे सिद्धांत जो शास्त्र ग्रंथों में लिखे गए, प्राचीन के चूंकि लेखकों का स्वयं का कोई परिचय नहीं प्राप्त होता है, तो उन्होंने जो सिद्धांत देखे सुने होंगे, प्रयोग में चल रहा होगा, हम ये मानकर चलते हैं कि उन्होंने प्रयोग पर आधारित अपना शास्त्र लिखा। किंतु कई बार ये आलोचना की जाती है मध्यकालीन ग्रंथकारों की, और कुछ ही महापूर्व प्रोफेसर इंद्राणी चक्रवर्ती जी से भी
मेरी वार्ता हो रही थी तो उन्होंने इस बात को अपने व्याख्यान में बताया भी था कि मध्यकाल के ग्रंथकारों ने प्राचीन से चली आ रही परंपराओं को विशेष श्रद्धा के कारण हो या किसी और कारण से हो, प्रयोग के सापेक्ष उन्होंने अपने ग्रंथों में कम बातें लिखी। जो बातें उन्होंने ग्रंथ में डाली वो ज्यादातर जो परंपरागत रूप से शास्त्र से चले आ रही थी उसी को उन्होंने दोबारा शास्त्र लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि मध्यकालीन ग्रंथों की जो परंपरा है उसको हम कह सकते हैं कि शास्त्र का शास्त्र लिखा गया, न कि प्रयोग का शास्त्र। और इस प्रयोग के शास्त्र न लिखने के कारण से भी मध्यकालीन की बहुत सारी हम ग्रंथों को तो पाते हैं और उन सिद्धांतों को भी लगभग हम समझते हैं, लेकिन प्रयोग के आधारित न होने के कारण से मध्यकालीन प्रयोग कैसा था, क्या ग्राम मूर्छना की पद्धति क्या उस समय तक विद्यमान थी, क्या वो प्रयोग में चला आ रहा था, क्या रागों में जो स्वरों का प्रयोग है वो आज के हमारे 7 शुद्ध और 5 विकृत की अवस्था थी, या केवल वहां पे श्रुति आधारित विकृत स्वरों का ही प्रयोग होता था, जैसे कि ज्यादातर मध्यकालीन ग्रंथकारों ने अनेकों विकृत स्वरों की गिनती अपनी पुस्तक में, अपने ग्रंथ में दी है। तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि प्रयोग में क्या चल रहा था और शास्त्र में जो बातें लिखी जा रही थी उनका आपस में संबंध है या नहीं है। आधुनिक काल में हम यही सबसे बड़ा अंतर देखते हैं कि जो वैज्ञानिकता के आधार पर हो या जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की बात हो, उसी को हमने अपने शास्त्र में कंटिन्यूड रखा, आगे की ओर अपने आने वाली पीढ़ी को दिया। मध्यकाल की जहां तक रेखा के रूप में, एक विभाजन रेखा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं कि ये 18वीं सदी से लगभग जो है मध्यकाल का आरंभ हम मान सकते हैं। आधुनिक काल का 18वीं सदी से जो है आधुनिक काल का हम शुरुआत मान सकते हैं। और कई विषयों के विशेषज्ञों से मैंने बात करके ये बात देखी कि सभी कला के विषय में या साहित्य के विषय में भी यही बातें एक बार आई हैं कि विज्ञान के आ जाने से, विज्ञान का इतिहास हो सकता है बहुत हम सहस्रों वर्षों प्राचीन मानते हो, लेकिन जो मॉडर्न साइंस का लगभग हम उदय देखते हैं लगभग 16वीं या 17वीं शताब्दी से हम उसका प्रादुर्भाव मानते हैं। और जहाँ से जो चीजें सिद्धांततः प्रयोग करके सिद्ध कर ली गई उन्हीं को मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट करता आ रहा था, और जो चीजें लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के इस दायरे में नहीं बैठ रहा था उनको हम लोग हटाते चले जा रहे थे। तो ये जो एक दिशा प्राप्त होती है हमको विज्ञान के से, इसमें तत्कालीन समाज को भी अगर हम एक बार ध्यान से देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन या इस तरह के नव जागरण का भी ये काल रहा है। तो उस समय पर भी ये एक बात का द्योतक है कि प्राचीन चली आ रही परंपराओं को हम केवल मात्र प्राचीन से चली आ रही या मध्यकाल से चली आ रही इसलिए हम आगे ना बढ़ाते चले, बल्कि अगर उनका कोई आधार हो, उन सामाजिक रीतियों का, उन कुरीतियों का, जो भी कहें, उनको अगर आधार मिला तो फिर हमने आगे उनको मान्यताओं को आगे बढ़ाया, नहीं हुई तो उनको वहीं पर रोका। भारत में भी 18वीं शताब्दी के बाद से हम देख सकते हैं कि इसका स्पष्टतः प्रभाव जो है बहुत सारे प्रांतों में, विशेषकर बंगाल में दिखाई पड़ता है। और संगीत के क्षेत्र में अगर हम देखें तो स्वरों की एक व्यवस्था है जो ग्राम कहलाती है। 22 श्रुतियों पर हम अपने 7 स्वरों को किस प्रकार से स्थापित करते हैं, यही ग्राम है। किंतु ये जो ग्राम की व्यवस्था है ये भरत एवं उससे पूर्व की भी अवस्थाओं से अगर हम जोड़ें तो बहुत प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही लगभग वो उस रूप में ही चला आया। किंतु हमारे प्रयोग में धीरे धीरे करके परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आना शुरू हो चुका था, बदलाव हो चुके थे काफी पहले से ही। किंतु हमारे शास्त्र ने कभी उन प्रयोगों को और उन प्रयोग में आने वाले परिवर्तनों को कभी स्वीकार नहीं किया, जो केवल आधुनिक काल में ही आकर किया गया। हमारा गाने का क्रम प्राचीन से अवरोही क्रम का था, और अवरोह में गाते समय पर स्वाभाविक रूप से निषाद और गांधार कोमल होना ये प्रयोग की दृष्टि से भी
सम्मत है। जब हम सा नी धा पा मा गा रे सा, ये गानी का कोमल होना वहां पर प्रयोग के सापेक्ष लिखा गया था। चाहे वैदिक ग्राम को हम देखें, वो भी अवरोही था, ये लिखा गया है। भरत के ग्राम को देखें, उनका समय में भी अवरोही था। तो मध्यकाल के बाद जब परिवर्तनों में हमने ये परिवर्तन किया कि हमारा ग्राम या हमारे स्वरों का अरेंजमेंट अब अवरोही ना होके आरोही बन गया, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर गनी कोमल अब नहीं प्रयोग हो सकता था। वहां पर सा रे गा, यही स्वाभाविक रूप से शुद्ध गाएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, यही स्वाभाविक है, नेचुरल स्केल यही है, हमारा प्राकृतिक ग्राम यही बना रहेगा। अब कभी कभी हम विद्यार्थियों को सिखाते समय भी ये पाते हैं कि शुद्ध स्वरों से गाते हैं, अवरोह में अचानक से कोमल लगा देते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि अवरोही ग्राम होगा तो निषाद गांधार की कोमल होने की प्रवृत्ति रहेगी। तो इसको लोगों ने महसूस तो किया, प्रयोग में तो इस परिवर्तन को स्वीकार किया। ये परिवर्तन मध्यकाल से ही हो चुका था, क्योंकि वहां से ही मध्यकाल की शुरुआत से ही लगभग हम देखते हैं कि षड्ज का जो है स्वरित के रूप में जो अवधारणा है ये स्पष्ट हो चुका था। प्राचीन के जो ग्राम होते थे वो मध्यम का ग्राम मध्यम से आरंभ होता था, धैवत का मूर्छना धैवत से आरंभ होता था, किंतु जो हमारा उसके बाद का समय है मध्यकाल का, उसमें हम देखते हैं कि उन सभी को स्वरित के रूप में पहले स्वर पर सा पर आकर केंद्रित किया हमने, और सा पर जैसे ही हम केंद्रित होंगे हमारा ग्राम आरोही बन जाएगा वहीं से। ये परिवर्तनों को हमने मध्यकाल में प्रयोग में हासिल कर लिया था, किंतु शास्त्रों में कहीं पर भी इस बात को नहीं इंगित किया गया। आधुनिक काल में हम ये देखते हैं कि बाखंडे जी ने पहली बार, और उसके पूर्व में मोहम्मद रजा का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने बिलावल को पहली बार जो है शुद्ध सप्तक के रूप में स्थापित किया, और यहां से ही कई चीजें फिर हमारी परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही राग रागनी वर्गीकरण के बारे में भी गुरुजी ने बात किया, उसका भी हम बहुत सारे ग्रंथों के अध्ययन के बावजूद ये कोई ऐसा लॉजिकल वैलिड वैज्ञानिक आधार नहीं ढूंढ पाते हैं जिसके कारण से राग और उन रागनियों का संबंध बनाया गया था। तो मध्यकाल से जब हम आधुनिक पे आते हैं तो हमने उस वर्गीकरण को भी वहां पर समाप्त करते हुए एक नया वर्गीकरण दिया। तो आधुनिक काल का इसी तरह से प्रयोग रहा है। मध्यकाल में हम ताल परंपरा को देखते हैं शास्त्रों में, तो सब प्राचीन ताल लिखे हुए हैं, जबकि प्राचीन तालों की जो प्रयोग है वो अवश्य ही उसके पहले से खत्म हो चुकी होगी, और हमारा आज का जैसा ताल का सिस्टम है वो धीरे धीरे डेवलप हो चुका होगा, लेकिन उसके बारे में लिखने वाले ग्रंथकार बहुत कम मिलते हैं। तालों में जो चेंज आया उसको लिखने के लिए अपनी एक नई ताल व्यवस्था, नया ताल सिस्टम, इस चीजों को ग्रंथकारों ने कभी नहीं दिया। तो स्वर ताल पद जो भी हम वहां पे ग्रहण कर रहे थे सब प्राचीन से जैसा जैसा प्राप्त हुआ था वैसा ही मध्यकालीन ग्रंथकारों ने आगे बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक सोच। दूसरी बात जैसे गुरुजी ने जोड़ी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, जो पुस्तकों का एक ग्रंथ के रूप में जब पांडुलिपि के रूप में वो लिखा जाता था तो वो अत्यंत ही दुर्लभ और सीमित उसकी प्रतियां बनती थी। तो 18वीं शताब्दी के बाद से 19वीं शताब्दी में विशेषतः हम देखते हैं कि संगीत के ग्रंथों को भी पुनः से लेखन करने की एक व्यवस्था विकसित की जाती है। स्वरलिपि की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी, प्राचीन में ऐसा नहीं था, किंतु वहां पर सीमित ही रूप से वहां पर स्वरलिपियां या स्वरलिपि का प्रयोग किया गया, क्योंकि प्रयोग के साथ ही शास्त्र लिखा जा रहा था। शास्त्र बिल्कुल अलग से लिखा जा रहा था ऐसा नहीं था, जो प्रयोग जानते थे उन्हीं को शास्त्र पढ़ने के लिए ये शास्त्र ग्रंथ लिखे जा रहे थे। तो प्रयोग को प्राचीन के ग्रंथकारों ने भी बहुत ज्यादा समझाया नहीं, और जो मध्यकालीन ग्रंथकार हैं उन्होंने भी प्रयोग को बहुत ज्यादा समझाने पर जोर नहीं दिया, क्योंकि प्रयोग सापेक्ष ही वो चल रहा है। आधुनिक काल में नोटेशन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो बंगाल में आरंभ हुआ। SM टैगोर जी, वहाँ पे सर सौरेंद्र मोहन टैगोर जी, उन्होंने इस पर, उनके गुरु भी थे क्षेत्र मोहन गोस्वामी जी, इन लोगों ने बहुत चिंतन किया
कि हमारे शास्त्रों में तो हम बातों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयोग कैसे संरक्षित रहे, इस प्रयोग को संरक्षित रखने का काम पाश्चात्य में हमसे कुछ पूर्व में आरंभ हुआ था, मध्यकाल के ही उत्तर भाग से, और वहाँ पर स्टाफ नोटेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हो चुका था। उसके पूर्व के भी कुछ स्वरलिपि पद्धतियाँ बनी, तो उनको देखते हुए अपने हमारे वैदिक परंपरा के स्वरांकन को देखते हुए, इन सब को देखते हुए अलग अलग जो है स्वरलिपि व्यवस्थाएं सामने आई। किसी ने आकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति लाई, तो किसी ने दंड मात्रिक लाई, किसी ने संख्या मात्रिक व्यवस्था ली, जो संख्या मात्रिक हमारे वैदिक स्वरांकन के सामवेद के स्वरांकन से मैच करता है। तो आकार मात्रिक की व्यवस्था भी का, की, कु, इस तरह से रे को अगर हम 3 रूप में लिखें तो वो 3 प्रकार के रे हो सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था दंड मात्रिक में चिन्हों का आविष्कार किया गया, तो वहाँ पर चिन्हों के द्वारा सी प्रस्तुतिकरण हुई। इसी को वहाँ पर नोटेशन के रूप में वहाँ की प्रयोग को जो है सामने लाने का प्रयास वहाँ पर बंगाल में काफ़ी हुआ, और बाद में भातखंडे जी और पलुस्कर जी, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि 2 अलग अलग उन्होंने स्वरलिपि व्यवस्था दी, जो कि प्रिंटिंग के लिए और भी फ्रेंडली कहा जा सकता है, और इसीलिए वो इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार में आया दोनों व्यवस्थाएं। और उससे हमारे प्रयोग के जो बंदिशें हैं, जिसको हम आज अपनी धरोहर कहते हैं, इनको हमने संरक्षित रख पाए, क्योंकि इन स्वरलिपि व्यवस्थाओं का एक मुद्रण जो है आरंभ हो पाया। तो ये सारी जो आधुनिक काल के क्षेत्र में काम हुए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुए, जिसमें से भातखंडे जी को हम लोग बार बार याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने शुद्ध स्वर सप्तक को भी बिलावल के रूप में स्थापित करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। श्रुतियों में जो अंतिम श्रुति पर हम मानते चले आ रहे थे स्वरों को, वो प्राचीन के लिए प्रासंगिक था, लेकिन आधुनिक के लिए प्रथम श्रुति पर हमको मानना चाहिए, ये उन्होंने स्पष्ट किया। क्योंकि बिलावल की अवस्था में हम अंतिम श्रुति पर रखेंगे तो बिलावल नहीं प्राप्त होता है, स्वरों के बीच के अंतराल को जब हम ग्राम से देखते हैं। थाट की व्यवस्था उन्होंने दी, जिससे कि हम राग रागिनी की व्यवस्था से आगे बढ़कर एक नए सिस्टम में आए। मेल की व्यवस्था पहले से विद्यमान थी, और वेंकट मुखी जी और उनके बाद में गोविंदाचार्य जी ने वहाँ की दक्षिण भारत में हमसे कुछ पूर्व में ही मेल की व्यवस्था को बहुत वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने विश्लेषित कर लिया था। 72 मेल, और उसके नामकरण को भी बाद में गोविंदाचार्य जी ने उसको इस तरह से कर लिया कि सबको वो याद हो जाए। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर लाइन खींचना बहुत मुश्किल है। कुछ मध्यकाल के उत्तर भाग में भी ऐसे ग्रंथकार और ऐसे वो शास्त्रकार हुए हैं जिन्होंने बहुत मौलिक आधुनिक काम किया है, वैज्ञानिक विधि से काम किया है। और उसके बाद 18वीं शताब्दी के बाद से तो हम ये मान ही सकते हैं कि जब सभी लोगों ने जो है वैज्ञानिक आधार पर ही अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास किया। इसके साथ ही एक बात यहाँ पे भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि संगीत शास्त्र जो म्यूजिकोलॉजी नाम से विषय है, इसकी भी नींव 18वीं शताब्दी में ही पड़ती है, और 19वीं शताब्दी में ही ये पाश्चात्य में ही फलता फूलता है। तो जो जिस समय पर हम यहाँ पर अपने प्रयोग को और शास्त्र को एक सम्मत करना चाह रहे थे, उसी समय पर ये आवश्यकता पाश्चात्य में भी महसूस की गई। फॉर्केल नामक विद्वान, जो पहले संगीत शास्त्री के रूप में माने जाते हैं, जोहानन निकोलस फॉर्केल, उन्होंने सबसे पहली बार इस विषय को, संगीत को यूनिवर्सिटी सिस्टम में वहाँ के जर्मनी में स्थापित करने का प्रयास किया। इस विषय में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हो, क्या क्या चीज़ों पर हम काम करें, तो इस ब्रांच ऑफ नॉलेज को स्थापित करना, इसकी परिभाषा देना, और वही लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करना, इसीलिए म्यूजिकोलॉजी टर्म बनता है। और उसके बाद में एडलर आते हैं 19वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में उनका कार्य रहता है, तो उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो इससे भी क्या हुआ कि हमारे पास भी वहाँ से भी जब आदान प्रदान हुआ, तो हमने देखा कि इस तरह की एक अलग से व्यवस्था सामने आ रही है। तो हमारे भारत में भी उत्तर और दक्षिण दोनों जगहों पर बहुत सारे ऐसे आचार्यों ने 20वीं शताब्दी में आकर संगीत शास्त्र को परिपूर्ण करने का काम किया, जिसके बारे में व्याख्यान में कई बार बात भी हुई है। सबके नाम भी लिए गए हैं, ठाकुर जयदेव सिंह जी हों, आचार्य बृहस्पति जी हों, विदुषी प्रेमलता शर्मा जी हों, सबने जो है अपने अपने शिष्य और प्रशिष्यों के द्वारा और अपनी परंपरा से प्राप्त ज्ञान को उन्होंने व्यवस्थित किया। प्राचीन को भी सिद्धांतों को समझने का भरपूर प्रयास किया, मध्यकालीन सिद्धांतों को भी व्यवस्थित करने का प्रयास किया, और आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा उनको सिद्ध करने का, वैज्ञानिक विधि से उन
बातों को जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिससे कि आज जो है संगीत शास्त्र की इतनी जो गहरी एक रेखा बन गई है, जिसको प्राचीन से लेकर आज तक हम जोड़ कर देख पाते हैं, उसमें इन सभी आचार्यों का, संगीत आचार्यों का और संगीत शास्त्रियों का बहुत योगदान रहा है। तो आधुनिक का विभाजन मेरे समझ से भी यही है कि हमने जब वैज्ञानिक विधि से चीज़ों को विश्लेषित करना शुरू कर दिया, तो वहाँ से हम संगीत का आधुनिक काल मान सकते हैं। इससे पहले कि दूसरे प्रश्न पर तुम्हारी बात आवे, मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि छापाखाना को हम पुनः उस पर हम यहाँ पॉइंट लाना चाहेंगे, क्योंकि छापाखाना आने का मतलब है कि ज्ञान को आप दूर दूर तक फैला सकते हैं, और जब आप फैलाएंगे तो आपको विभिन्न विधाओं के लोग इस पर बात करते मिल जाएंगे, जो पहले संभव नहीं था। दो कारण से संभव नहीं था। एक तो इसलिए था कि अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई भी विद्यार्थी किताब पढ़ करके उसके बारे में कोई राय रखे या कोई शोध करे या कोई नया चिंतन करे, मनन करे, ये संभव तब तक नहीं था जब उसकी उपलब्धता न हो। क्योंकि अगर वो लाल कपड़े में बंद करके किसी एक जगह पे वो ग्रंथ पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे जगह पे है, उन ग्रंथों का जब तक वो बाहर उसकी नहीं आएगी तो कोई उसको पढ़ के बताने वाला होता था, वो एक गुरु होता था, कुछ विद्यार्थी होते थे, कुछ टीकाकार होते थे, तो सीमितता थी। हालांकि सीमितता के बावजूद जिन लोगों को ये ग्रंथ मिले, उन्होंने उसका भरपूर अध्ययन किया, क्योंकि उपलब्धता न रहने पर उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। जो चीज़ नहीं मिलती है उसके प्रति हमारा आकर्षण ज़्यादा होता है। तो छापाखाना, जैसा कि हमारी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने नेट से ही प्राप्त की है, वो ये है कि 16वीं शताब्दी में भारत में, शायद उससे पहले बाहर तो हो ही चुका होगा निश्चित तौर पर, छापाखाना भी बाहर पहले हुआ। कहाँ हुआ इसके बारे में आप कभी भी पढ़ लीजिएगा, नेट पे सब कुछ मिल जाता है। भारत में छापाखाना प्रारंभ होता है 1500 समथिंग, शायद 50-60 कुछ। उसमें पुर्तगाल के लोगों के द्वारा गोवा में एक छापाखाना स्थापित इसलिए किया जाता है जिससे कि वो जीसस के बातों को, उनकी शिक्षाओं को अपना प्रचार कर सके। धर्म प्रचारक जो थे वहाँ पे, ईसाई धर्म के प्रचारक, पुर्तगाली जो पोप्स थे, वो उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले वहाँ से इसलिए मंगाया जिससे कर सके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कोई भी चीज़ कैसे भी आ जाती है तो उसके बाद उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे भी तो उपयोग होगा। तो यहाँ पे जो उपयोग होता है, पहला उपयोग हो रहा है, जैसा कि अभी बताया डॉक्टर शुभंकर ने, कि जो पुराने हमारे ग्रंथ थे उनको उनके लिए किया गया, और नए ग्रंथ लिखे भी इसलिए गए कि छापाखाना जब है तो फिर छापा जा सके। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो दूसरा पॉइंट पे रहा है वो यह है कि भाषा। आप जानते हैं कि जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारतीय संगीत का विभाजक जो तत्व है वो भाषा हो गया था, क्योंकि जब पुरंदरदास ने कन्नड़ भाषा में लिखना शुरू किया, पदों को संस्कृत से हट करके जब उन्होंने कुछ काम किया, आम जनता की भाषा में आ गए, कन्नड़ भाषा में उन्होंने लिखा, तो वो कर्नाटक संगीत की नींव पड़ती है। आज इसीलिए देखा जाता है कि कर्नाटक में कर्नाटक संगीत कम है तो तमिलनाडु में ज़्यादा। मत आप चेन्नई में पहुंच जाएंगे तो आपको एक ढंग का तबला वादक, एक ढंग का वायलिन वादक भले न मिले, एक मतलब उत्तर भारतीय ढंग से तबला बजाने वाला, उत्तर भारतीय ढंग से वायलिन, हारमोनियम बजाने वाला, ये आपको भले न मिले, लेकिन दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत पद्धति का पूरा भरमार है वहाँ पे, चाहे वो नृत्य हो, चाहे गीत हो, सब चीज़। अब आप सोचेंगे कि तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों में लेकिन बहुत दोस्ती है नहीं। उन लोग में ले देखा कि हमेशा लड़ाई, कल्चरल लड़ाई चलती है, उनके पॉलिटिकल लड़ाई है। जो तमिलनाडु में जो विचारधारा राज करती, कर्नाटक में दूसरी विचारधारा राज करने लगती है। दोनों में पॉलिटिकल बहुत विभेद है। नदियों के पानी को लेकर के दंगे की स्थिति रहती है। दोनों में भेद नहीं है। लेकिन किस तमिल को आपने कसको कर्नाटक संगीत ना कहा कि दूसरा संगीत कहा है? निश्चित तौर पे आप हमेशा उसको कर्नाटक संगीत ही बोलते हैं। लेकिन तमिलनाडु के लोग ही ज़्यादा करते हैं। कर्नाटक में आप जाएंगे तो हमारे बहुत सारे गायक वादक जो हैं वो कर्नाटक में पैदा हुए।
चाहे वो कुमार गंधर्व हो, भीमसेन जोशी हो, सब तो वही पैदा हुए हैं। आज भी वहाँ पे एक से एक गवैया, विनायक तोरवी हो, वेंकटेश प्रसाद हो, गणपति भट्ट, जिसका भी नाम लीजिए आपको कर्नाटक में मिल जाते हैं। धारवाड़ में, कर्नाटक में, गदग में, हुबली में, बेंगलोर में, हर जगह आपको उत्तर भारतीय संगीत मिलता है। कर्नाटक संगीत कर्नाटक में कम, तमिलनाडु में ज़्यादा है। लेकिन ये बात इसका कहने का मतलब है कि जब आप भाषा छोड़ते हैं और संस्कृत भाषा से हट करके आप जब आते हैं, कन्नड़ भाषा में लिखा जाता है, उन्होंने 1 लाख पद या 1.25 लाख ऐसा कुछ कहा जाता है, जो भी हो, उनके बहुत सारे पद मिलते हैं। तो कन्नड़ भाषा में लिखने का कारण पहली बार अलग होता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जब भाषा, यहाँ पर भी संगीत शास्त्र की भाषा बदल करके इंग्लिश और हिंदी में आता है या बंगला में, तो क्या उस समय से जब संस्कृत को छोड़ा गया और उर्दू में भी लिखे जाने लगे, तो क्या उस समय से आधुनिक काल आ गया? ये संभवतः हो सकता है, पहली बात। दूसरा, छापाखाना आने के बाद हम देखते हैं कि केवल संगीत के लोग नहीं, बल्कि सारे दूसरे विधाओं के विद्वान भी उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे अगर भातखंडे जी कोई उदाहरण के तौर पर ले ले, तो वे एक संगीत के क्षेत्र में तो बाद में आए, वे एक प्रैक्टिशनर लॉयर थे। उनकी डिग्री LLB, ये आजकल के LLB वाले नहीं कि कोई भी LLB बस भर्ती हुआ हो गया। उस जमाने में एक कानून का विद्यार्थी होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। इसी तरह आगे चलते हैं तो बहुत सारे अलग अलग विधाओं के लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी काम किया। आचार्य बृहस्पति जी किसी और विधा के थे। जब मैंने उस बार ललित किशोर सिंह जी का नाम लिया, वो फिजिक्स के विद्वान थे। तो ये सब जो इंटरडिसिप्लिनरी काम होता है, ये पहले तो नहीं होता था। पहले तो हमारे ख्याल से जो संगीत से जुड़े हुए लोग थे वही संगीत का प्रयोग या शास्त्र करते थे। तो एक संगीत से ही उत्पन्न हुआ व्यक्ति संगीत को जिस निगाह से देखता है, उससे कहीं अलग निगाह से देखने के लिए वो किसी और विधा का होता है, तो उसको कुछ दूसरा दिखाई देता है। ये कुछ इस तरह से समझिए कि पानी में जो रहता है उसको तैरना, उसको कुछ अलग बात नहीं समझ में आती, लेकिन जो बाहर से जाकर के पानी में तैरता है या उस दुनिया से जब वो दूर हटता है, तब जाकर के उस दुनिया आपको जब दिखती, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखती है, तो उसका क्या रूप होता है, अलग ही उसका ऑब्जर्वेशन होता है। तो ऐसा संभव है कि दूसरी विधा के लोग यहाँ पे जुड़े होंगे। फिर जो इन्होंने एक बात और भी कही कि स्वरलिपि पद्धति भी हमें लगता है ये छापाखाना पद्धति के कारण ही आया। इससे पहले इस बात की ज़रूरत नहीं समझी गई कि हम इसका रिकॉर्ड रखें कि प्रयोग कैसे किए जाते थे, क्योंकि वो तो एक पांडुलिपि में बंद होने वाली थी, पांडुलिपि के तौर पर रखी गई थी, याद करके आगे चलते थे। तो उनको लगता था कि जो मौखिक परंपरा है, मौखिक परंपरा के लिए स्वरलिपि पद्धति की बहुत जरूरत नहीं थी। थोड़ी बहुत प्रयास किए गए, लेकिन उनकी जरूरत ही क्या थी? वेद कभी पढ़ के तो बताया नहीं जाता है किसी को, गाना कभी गा करके दूसरे को बता दिया जाता है, गाना लिख के बताना है, ऐसा सोचा तो उन्होंने कभी नहीं था। तो ये लिख के बताना है, ये कागज की वजह से हुआ। जब कागज की उपलब्धता हुई, जब आप ताड़पत्र में, भोजपत्र में लिखते थे, तब आप किसे लिख के देने वाले हैं और कहाँ ही लिख के देने वाले, कुछ कॉपीज बन जाया करती थी, इससे ज्यादा तो नहीं। आपको पता होगा कि औरंगजेब जो था वो, आपको उसके बारे में ये तथ्य बहुत कम लोगों को पता है कि वो बाद में कुरान को अपने हाथों से लिख करके वो बेचता था। उस बेचे हुए पैसे से ही अपना जीवन यापन करता था, वो राजकोष से पैसा नहीं लेता था। ये आप लोगों को बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य। क्योंकि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति था। अति धार्मिक क्यों हुआ, इसके बारे में भी दूसरी बातें हैं। अगर वो अति धार्मिक नहीं होता तो उसको दारा शिकोह से छुटकारा नहीं मिलता। दारा शिकोह बड़ा भाई था, वो हिंदुओं और उसमें पर्याप्त लोकप्रिय था, दोनों में राजपाट उसको मिलना ही था, बड़े होने के नाते और लोकप्रिय होने के नाते। लेकिन उसने सोचा कि यहाँ पे रेडिकलिज्म की बात की जाए, समाज में विभेद पैदा किया जाए। विभेद पैदा करने के लिए उसको यही समझ में आया कि मैं अपने आप को घोर इस्लाम दिखाऊं, मैं इस तरह से दिखा दूंगा तो फिर मेरे पीछे लोग लामबंद हो जाएंगे, तो मुझे राजपाट करने में आसानी होगी, नहीं तो ये लोग तो बैठने नहीं देंगे, उदारवादी लोग। तो उसने फिर दारा शिकोह को मरवा के जो जो करना था किया। लेकिन वो अति धार्मिक था, अपने ही सिले हुए कपड़े पहनता था, अपने द्वारा लिखे हुए कुरान की प्रतियों को बेच करके जो पैसा मिलता था वो खाता था। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट है कि वो हाथ से कुरान लिखता था, यानी उस समय हाथ से लिखने का था। जब छापाखाना ही नहीं था तो हाथ से ही ना लिखेंगे।
तो भारत में भी तो ये जब ग्रंथ लिखे जाते तो हाथ से लिखे जाते। कितना ग्रंथ लिखोगे भाई, कितना ग्रंथ लिखोगे, नहीं लिख सकते। तो ये आगे चल करके जब समय आ गया कि आप लिखेंगे एक कॉपी एक पन्ने में और वो बहुत सारे पन्ने में जाने वाला है, तो लोगों ने लिखना शुरू किया और यहाँ से आधुनिक काल आता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है और इस ओपिनियन को आगे आप कंट्रडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है। तो छापाखाना भले ही 1560 में आया होगा भारत में, लेकिन संगीत की किताब कब लिखी गई ये देखना हमारे लिए जरूरी है। तो ये जब लिखी गई होगी, अगर इसका कोई इतिहास उपलब्ध है तो आप जरूर बताइए। मुझे लगता है उसी समय से आधुनिक काल मान लेना चाहिए। और वैज्ञानिक विश्लेषण, ये तो बहुत बड़ा तथ्य बताया इन्होंने कि ये निश्चित तौर पर जब आप अपने किए हुए कार्यों को, जो पुराने लोगों के बताए हुए कार्यों को आप जब क्वेश्चन करते हैं तब विज्ञान आता है। जब आपको बता दिया जाता है कि पृथ्वी चपटी है तो आप तब तक आप वैज्ञानिक नहीं हो पाए, विज्ञान नहीं था। जब आपको बता दिया गया कि सूरज आपके पृथ्वी के चारों ओर घूमती है तब विज्ञान नहीं था। विज्ञान कब आता है, जब आप बताया जाता, आपको पता चलता है कि सूरज हमारे चारों ओर नहीं बल्कि हम सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। जब हमको ये बता दिया जाता है कि हमारी पृथ्वी अगर गोल ना होती, चौकोर चपटी होती, तो एक जगह जाके आप गिर जाते, क्योंकि उसका नुकीला होता, कहीं तो एंड होता। लेकिन आप जब घूम रहे हैं तो गोल में जा रहे हैं। जब ये प्रश्न किया गया तो विज्ञान आता है। तो प्रश्न करने की प्रवृत्ति जब से आई और उसका उत्तर खोजा जाने लगा, लोगों ने तर्क किया, वितर्क किया, आधुनिक काल की नींव पड़ गई। आज कोई भी विद्यार्थी प्रश्न कर सकता है, क्या पहले ही आज़ादी थी? ऐसी नहीं थी कभी। क्या प्रश्न करें, आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उस प्रश्नों से ही उत्तर निकलेगा। ये वैज्ञानिक युग की शुरुआत है। मुझे लगता है कि ये क्रिटिसिज्म शब्द भी इसीलिए आया। क्यों क्रिटिसाइज करेंगे किसी को? आपको जो कह दिया गया कि पृथ्वी चपटी है तो आपको मान लेना चाहिए। आप उसका तर्क क्यों करेंगे? तो तर्क करने से हमारा ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन वाली बात यहाँ पे आती है, जो डॉक्टर शुभंकर ने कहा। तो यहाँ से आधुनिक काल की शुरुआत होती है, ऐसा मेरा मानना है कि जब से छापाखाना। अब ये जो स्वरलिपि पद्धति है उन्होंने नहीं बनाई, आज बनी। उस समय क्या उनको बनाने के लिए उनके पास बुद्धि नहीं थी? बिल्कुल थी, बहुत ज़्यादा बुद्धि थी। उन्होंने तो एक एक समय एक एक चीज़ों को, एक काकू को लेकर के, जैसे अभी शशिकांत बताया कि कितना सारा भेद बता दिए। आपके तो दिमाग में नहीं आई ये बात? काकू को लेकर के आप कितने गंभीर हैं, गमक को लेकर के कितने गंभीर हैं, आपको कितने प्रकार के तान के बारे में पता है। वहाँ पर तो विद्वानों ने 49 कूट तान बता दिया है। तब आप तो उसी में परेशान है कि 49 तरह का तान। यहाँ तो हमें मालूम है कि 3-4 तो अलंकार कर लेते हैं। तो क्या क्या नहीं, 96 प्रकार के ठाए बताए गए और ये सब दुनिया भर की चीज़ें, 96-98 जो भी हो, तो 96 तब इतने प्रकार का बताया। अब हमको कहा जाएगा कि आप अपने किसी आलाप के बारे में 3-4 बताइए, तो हम लोग 3-4 बताने में भी सक्षम नहीं हो पाते। तो ये जो पद्धति उन्होंने की थी, तो उन्होंने स्वरलिपि पद्धति क्यों नहीं खोजी? क्योंकि उनको छापने की जरूरत नहीं थी। इसलिए जब आप छापने जाएंगे तो आपको पता चला, आज भी आप देखिए, जो पहली स्वरलिपि पद्धति आई तो उन्होंने रे लिखा र से, रे सारे गामा र से लिख दिया। जब उनको कोमल करना हुआ तो वो र के बदले में एक तो दूसरा अक्षर खोजा उन्होंने, वहाँ जैसा। बंगला में कई तरह के संयुक्त अक्षर होते हैं। नहीं, री को, ऋषि वाला री, वहाँ को माँ के लिए खोजा था। तो री के जो उन्होंने कहा कि र लिखा हुआ है तो वो हो गया शुद्ध रे, और री लिखा हुआ, री से ऋषि वाला री कार जो होता है, री बोलते हैं, उस रे को जब आपने लिखा तो कोमल रे हो गया। आसान था ये सोचना। उसी तरह ग, शुद्ध गा लिखा उन्होंने, और जब कोमल किया तो ज्ञ लिखा। माँ को माँ ऐसा लिखा, जिसमें ब्रह्मा लिखते हैं तो वो जो माँ आता है वो एक संयुक्त अक्षर में लिखा जाता है बांग्ला में, वो लिख दिया। प के लिए जरूरत थी नहीं, कोमल था नहीं। ध के लिए उन्होंने द का इस्तेमाल किया, कोमल द के लिए, शुद्ध ध द। और उसके बाद नी, शुद्ध नी, तो न नी, और उसके बाद अणा, जिसको जो हम लोग प्रणाम लिखते हैं ना, अणा, वो अणा का उन्होंने प्रयोग कर लिया। वो हो गया कोमल नी हो गया। कितना आसान हो गया था, कितना आसान हो गया था। आप एक बार इसको अभ्यास में ला लीजिए, देखिए बड़ा आसान पड़ेगा। तो ये कब सोचा गया? ये 18वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी, 19 तो कुछ में, सॉरी, हाँ 1800 कुछ में, हाँ ठीक है, हम गलत बोल रहे थे। तो 19वीं शताब्दी में ये बात सोची गई कि इसको किया। क्यों सोचा उन्होंने? 2 र लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी उनको?
रॉ रही, क्योंकि उनको छापने की जरूरत थी। छापने में आप बाद में भातखंडे जी ने उसका भी तरीका निकाल लिया, बोले रे लिखो नीचे एक बार लगा दो, कोमल रे हो गया। ग लिखो नीचे एक बार लगा दो, बोले तीव्र कैसे लिखेंगे, बोले ऊपर तो खड़ी कर दो डंडा। अब ये जो डंडा ऊपर से खड़ा हुआ, इससे बड़ी दिक्कतें पैदा हुई, आज भी छापने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे रे को कोमल बताने के लिए। अब इसी में पलुस्कर जी ने भी सोचा, लेकिन वो भातखंडे जी का सोचना कहीं ज़्यादा प्रभावी हुआ, बहुत ज़्यादा सरलता आई उसमें, जो कि पलुस्कर जी की पद्धति में उतना सरल नहीं है। यहाँ पे 4 सारेगामा एक साथ लिखना हुआ तो नीचे एक नाव बना देते हैं, एक नाव पर 4 आदमी को सवार कर देते हैं, बात समझ में आ जाती है। मीड़ लगाने होते तो ऊपर से लगा देते, सास है ऐसे आ गया, तो हम लोगों ने इसको सीख लिया, काम हो गया। तो ये सब जो चीज़ें आई, ये सब कुछ छापे खाने की वजह से आई। और जब छापा खाना आया, अब आप मान लीजिए एक किताब मैंने लिखी, मैंने उसमें एक बंदिश बनाई, एक ध्रुपद की रचना बनाई, हम इस चीज़ को प्रियांशु को बताना चाहते हैं। टेलीफोन नहीं है, टेलीफोन जैसी कोई चीज़ नहीं है, हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, तो हमको अगर उसको बताना होगा, और जो दूर बैठा हुआ है तो उसको हम कैसे बताएंगे, कागज़ के में लिखे हुए स्वरलिपि पद्धति के माध्यम से। पहले इसकी जरूरत ही कहाँ थी, प्रियांशु को अगर गाना सुनना होता तो मेरे पास आता। तो अब ये जो चीज़ आई कि मैं इसको संप्रेषण कर सकता हूँ, यहाँ से मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ, उसको और बढ़ाना चाहता हूँ, प्रसारित करना चाहता हूँ, तब जाकर के छापे खाने की जरूरत पड़ी। और छापा खाना आने के बाद ये समस्या दूर हुई तो स्वरलिपि पद्धति आई, और यही से एक आधुनिक काल बन के आ गया हमारे पास। तो वैज्ञानिकता, जैसा इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच जब आई तब आधुनिक काल आता है। और ये इसको अगर किसी एक विशेष रेखा से जोड़ा जाए कि इस समय से हुआ, तो मुझे लगता है पहली क्रांति तब आई होगी जब छापाखाना में से किताब छप के आई होगी। ऐसा मेरा अपना ख्याल है, इसमें हमने किसी से कहीं पूछा पढ़ा तो नहीं है। अब इसीलिए हम बैठे यहाँ पे कि हम दूसरों से पूछ सकें। आपकी कोई विशेष दूसरी राय है इस बारे में? यही बस, नींद आ रही है, जल्दी से चले जाए। हाँ, एक प्रश्न हमारे मन में उठा है स्वरलिपि पद्धति को लेकर के, जिसमें देखते हैं भातखंडे जी को मतलब सरल और सुबोध स्वरलिपि पद्धति मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिक पलुस्कर जी की पद्धति को वैज्ञानिक कहा जाता है, हमने जहाँ तक पढ़ा है। अब ऐसा क्यों, और फिर उपयोग क्यों नहीं किया गया ज़्यादा? है पहले तो तय करना पड़ेगा ना, हम आँख बंद करके थोड़ी मान सकते हैं, हमें नहीं सरलता दिखती है, हमें तो उसका वैज्ञानिक नहीं दिखा। मतलब ऐसा पढ़ने को मिलता है, अब कहाँ तक सही है नहीं पता। हमें नहीं पता, हम वैज्ञानिक नहीं मानते, इसलिए हम और खोजे नहीं। गुरु जी से एक सवाल है कि अभी जैसे एक ग्रंथ है जो श्री राधा गोविंद संगीत सार, जिसे जयपुर के सवाई प्रताप सिंह ने लिखा है, उसमें पढ़ने को मिलता है कि सबसे पहले उसमें बिलावल थाट को शुद्ध माना गया, तो ये कहाँ तक सही है? ग्रंथों की थोड़ी सी क्रम व्यवस्था में एक रूपता न होने से कभी कभी इस तरह की विवाद आ जाता है कि मोहम्मद रज़ा को हम पहले माने या महाराजा सवाई प्रताप सिंह देव जिन्होंने राधा संगीत गोविंद सार लिखा था। तो कुल मिला के आप ये मान सकते हैं कि ये 18वीं शताब्दी के सब 1701 से लेकर 1800 के बीच के ही सब ग्रंथ हैं, और उसी समय पर ये सारी चीज़ें महसूस हुई समाज में कि हम बिलावल को, या जो आरोहात्मक जो हम जिसका गान वास्तव में कर रहे हैं, जैसा कि हम एक बातों बातों में ये भी जोड़ सकते हैं कि विकृत स्वरों की जो अवस्था है वो भी यहीं से व्यवस्थित हो पाती है आधुनिक काल से। और जो आपने श्रीनिवास का जो अभी नाम लिया था वो इसीलिए हम लोग लेते हैं कि 5 विकृत स्वरों को उन्होंने पहली बार जो है स्थापित किया, क्योंकि हम सैकड़ों प्रकारों के, या सैकड़ों नहीं फिर भी किसी ने 7, किसी ने 9, किसी ने 20, किसी ने 42 तक भावभट्ट जी ने गिनती करवा दी विकृत स्वरों की। तो क्या उनका प्रयोग वास्तव में होता था, और अगर वास्तव में होता था तो वो प्रयोग क्या विलुप्त हो गया? लेकिन ऐसा है नहीं, प्रयोग में जो है 5 ही विकृत स्वरों की अवधारणा स्पष्ट थी।
और इसको जब हम वैज्ञानिक रूप से जब हम ये स्थापित करने का प्रयास किया, ओवर जी ने पहली बार किया और श्रीनिवास जी ने उसको स्पष्ट किया कि हम वीणा के तारों पर स्वरों को बैठाएं, तो उससे एक आधार मिलता है कि हम 7 और 5 की संख्या पर आकर अपने आप को सीमित करते हैं। वैसे तो अगर आज के भी हम रागों को ध्यान से देखें तो कोमल ऋषभ हर राग में अलग अलग लगता है, कई उदाहरण इसमें दिए जा सकते हैं। कोमल गांधार अलग अलग लगते हैं, लेकिन अगर विद्यार्थियों को प्रारंभ में ही सिखाते समय हम ये उसको 3 प्रकार के कोमल गांधार और 4 प्रकार के कोमल ऋषभ और ये अगर पहले से ही उनको बताया जाने लगे तो फिर वो एक भ्रांति होगी और भाग भी जाएंगे, जैसा गुरु जी कह रहे हैं। तो इस भ्रांति के निवारण के लिए ही ये शुरुआत में हम उसको अभ्यास जो है कोमल ऋषभ को मानकर करवाते हैं, वो कोमल गांधार और इन्हीं 5 विकृत स्वरों पर अपने आप को सीमित रखते हैं, क्योंकि ये सारे विकृत स्वर हमको मूर्छना की व्यवस्था से ही प्राप्त होते हैं। तो उस मूर्छना के अलग अलग जगह से हम अगर षड्ज मानेंगे तो हमको अलग अलग ये सभी 5 विकृत स्वर मिल जाते हैं। तो इन्हीं को आधार माना गया आधुनिक काल में, और उस पर उसको भी एक चेंजिंग पॉइंट माना जा सकता है हमारे संगीत का, क्योंकि जो उसके बिना आज के जो हम 7 और 5 की जो संख्या पर पूरा का पूरा विश्व का संगीत टिका हुआ है, उसको आधुनिक काल में ही इस तरह से हमने भी सामने लाया। और जहाँ तक आधुनिक काल के विषय में हमने बताया भी, अभी बातों बातों में ये बात भी छूट गई कि म्यूजिकल रिसर्च को भी पहली बार जो मान्यता मिली वो भी आधुनिक काल में दी गई, क्योंकि भारत में तो ये गुरु शिष्य परंपरा द्वारा संगीत की व्यवस्था आगे बढ़ी रही थी। पाश्चात्य में भी जिस समय से एक उनकी संगीत की एक रूपता बनती है और उसमें वो आगे एक परंपरा के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो म्यूजिक कंजर्वेटरी नाम की चीज का ज्यादातर वहाँ पे जो जहाँ पर चर्च म्यूजिक कह लीजिए, जो वहाँ का क्लासिकल पीरियड का संगीत है, उन सबको जहाँ पर वो सिखाते थे उस जगह को कंजर्वेटरी कहते थे। एक जगह से उसको हम एक प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। उस कंजर्वेटरी से जब विद्यार्थी सीख के निकलते थे तो प्रयोग पक्ष में भी निपुण होते थे, किंतु उनका जो म्यूजिकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इसी की चिंता को लेकर इस विषय की स्थापना हुई। और बाद में एडलर जी ने यही जोड़ा इसमें कि हमको रिसर्च एलिमेंट को इसमें समझना चाहिए। तो एक तरह से हम जो वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक सोच की बात कर रहे हैं, उसमें ही अगर हम एक शब्द में इसे कहें तो शोध की जिस समय से लोगों ने ज़रूरत महसूस की, वहीं से आधुनिक काल, क्योंकि शोध का मतलब ही अपने आप में सारी ये बातें आ जाएंगी, एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन और वैज्ञानिक विधि से सबका अध्ययन करना। तो शोध को हमने जैसे ही बढ़ावा दिया, शोध को संगीत के क्षेत्र में भी लागू किया, वहाँ से ही हम इसका आधुनिक काल मान सकते हैं। और समाज में जो गुरुजी ने कहा कि प्रचार प्रसार का जो एक व्यापक चेंज हमको दिखता है, सीमित घरानों में सीमित गुरु शिष्यों तक संगीत न रहते हुए फैलता है, और उसके कारण भाषा भी परिवर्तित हुई है समाज की, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो इन सब कारणों से जो है जो हमारा आधुनिक काल आता है, और इससे समाज के प्रत्येक वर्ग धीरे धीरे संगीत से जुड़ पाता है। जैसे जिनके स्मृति में हम आज ये बातें कर रहे हैं, डॉक्टर मुकेश गर्ग जी ये हमेशा कहते थे कि इतनी तादाद में संगीतज्ञ आज से पहले कभी नहीं हुए, उनके ये शब्द थे हमेशा। और ये हम मान सकते हैं कि जिस तरह से समाज के प्रत्येक वर्ग को आज ये मौका मिलता है कि वह संगीत सीख सके, चाहे संस्थागत रूप से हो, चाहे किसी गुरु के पास जाकर हो, दोनों तरह से, चाहे यूनिवर्सिटी सिस्टम में हो चाहे बाहर के सिस्टम में हो, ये जो जिस सुलभता से आज शास्त्रीय संगीत समाज के प्रत्येक वर्ग तक जो मौजूद है, इसमें आधुनिक कालीन इन विद्वानों की सोच और उनकी जो ये प्रचार प्रसार करने की दृष्टिकोण थी, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए हमारे समाज के अलग अलग तबकों तक ये संगीत पहुंचा, और जो अलग अलग विधाओं के विद्वान थे, जहाँ से इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात आई तो लोगों ने संगीत पर भी, फिजिक्स के लोगों ने शोध किया, अन्य भाषा संस्कृत भाषा के विद्वानों ने शोध किया। वेस्टर्न का ही देन है एक्चुअली ना, वेस्टर्न में ये सब काम ज्यादा हुआ है। इंटरडिसिप्लिनरी को भारत में बाहर से ही एक तरह से मान सकते हैं कि वहाँ पर इस सोच की ज़्यादा उपयोगिता हुई वहाँ पर। और इस कारण से जो ये
संगीत सीमित रूप से केवल गुरु शिष्य के अंतर्गत न रहकर जब संस्थागत रूप से सबको प्रसारित होने लगा कोई भी विषय, तो वहाँ पर ये शोधन हो पाया संगीत में, और इसीलिए प्रश्न करने की प्रवृत्ति बढ़ी और समाज के सभी तबकों तक ये पहुँच पाया। जैसा कि अगर साफी कहते हैं, ये अगर यही जो अभी जो बात हो रही थी कि अभी जो बात हो रही थी कि वेस्टर्न से हम कुछ कैसे सोच करें, जैसे क्रिटिसिज्म जो है हम मान के चलते हैं कि क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ की चीज़ नहीं है, हम लोग क्रिटिसाइज करना उस बारे में अच्छी टीका लिखेंगे लेकिन उसी पर चलेंगे, कभी उसको बहुत क्वेश्चन नहीं करते। तो ये हमारी एक पद्धति है कि हम बहुत विश्वास करते हैं, बहुत श्रद्धा करते हैं, और अति श्रद्धा की वजह से हम शायद क्वेश्चन ना करते, ये एक बात होगी। और लोग वही को पढ़ाई लिखाई करते थे जिनको पढ़ाई लिखाई करना है, फैलाव हुआ नहीं। तो छापाखाना जहाँ पहले आया, विदेश में पहले आया, तो वहाँ पे लोगों ने ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा समझा, ज़्यादा प्रश्न किया। इसी पर हम लोगों को अब यहाँ पे लोगों को प्रश्न करने की बहुत ज़रूरी है कि ये जो मूर्छना, अभी आपने बताया कि षडज जो है वो जब से फिक्स हुआ तब से हमारा संगीत एक दूसरी दिशा में पहुँचता है, क्योंकि तब जाकर के षडजग्राम की बात आती है और वो आज का जो स्वर है ये सब मिलता है। ये अगर हम इसको कभी कभी अपने संगीत को समझने के लिए हमको दूसरे संगीत के दृष्टि से देखना बेहद जरूरी है। हमारे यहाँ ऐसे संगीतज्ञ बहुत कम हैं जिनको वेस्टर्न के बारे में भी ज्ञान है, बहुत कम। वेस्टर्न वाले तो आकर के यहाँ पे सीख के चले जाते, हम कहते देखो हमारा संगीत इतना ऊपर है, हाँ विदेश जो है आज हमारा संगीत सीखने को लालायित है। ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी बात यह है कि जब वो सीखते हैं तो वो पहले से बहुत कुछ सीख के आते हैं जो आपको नहीं पता होता है। आप तो केवल जो वेस्टर्न का थोड़ा सा पढ़ते हैं वो नहीं के बराबर होता, उससे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई फिक्स्ड सा ना होने के कारण जो उससे अनुसार जब समझा जाता है तो एक समझने का नज़रिया ही अलग होता है। और जब आप ये मूर्छना जो आज हम बैकडेटेड मान लिए हैं, क्योंकि हम मूर्छना पद्धति से आगे निकल चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक समय में लेकिन हम भी मूर्छना पद्धति में थे, सा से चलते तो ये राग निकला, जैसे हम अक्सर ही बताते हैं कि भोपाली है तो सा रे गा पा धा सा, फिर रे गा पा धा सा रे, तो दूसरा मिला गा पा धा सा, सभी जानते हैं अलग अलग राग मिलता है। तो हम इसका मतलब वो यही कहते हैं, बोले कि आपके लिए वो अलग राग होगा, मेरे लिए तो एक ही है। हम खाली इतना जानते हैं कि हम सा के रेफरेंस में सुन रहे हैं तो वो भोपाली है, रे के रेफरेंस में सुन रहे हैं तो वो मेघ हो जाता है। तो रे रे गा सा रे गा पा धा सा रे सा धा पा गा रे, सा रे मा पा नी सा रे पा मा रे सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। हमारे हिसाब से दोनों अलग राग है, लेकिन उनके लिए अलग नहीं है, क्योंकि उनको स्वर सुनाई दे रहा है वो। तो कहते हैं कि कहाँ से अलग हुआ, ये तो वही है। अच्छा, उनका सोचना क्यों ऐसा है, क्योंकि वो मूर्छना पद्धति में अभी भी है। हमारे यहाँ मूर्छना पद्धति पीछे जा चुका है, हमने षडज को फिक्स कर लिया। अब हमको जब मेघ गाना होगा तो हम रे से नहीं गाएंगे, रे से उतर के सा पे आ जाएंगे। ये जो सोच है, इस चीज के परिप्रेक्ष्य में जब हम आपकी मूर्छना पद्धति को जाके देखते हैं, हमारी मूर्छना पद्धति को हम उस दृष्टि से देखते हैं, तब हमको और अच्छी तरह ये बातें समझ में आती है। इसी वजह से उनके यहाँ पे जो गाने गाए जाते हैं, मान लीजिए कोई सॉन्ग है, वो अगर सी शार्प से गाया जाएगा तो अगला जो कोई सॉन्ग हो सकता है वो कहेंगे नहीं ये इससे नहीं, ई से होगा, फलाने ये है तो ये ई मेजर है, वो वाला बी इससे है, क्योंकि उन्होंने उसी के अनुसार कोमल शुद्ध किया हुआ है। इसलिए एक बात। दूसरी बात है कि जो मोड है, ये मोड जो है अरबिक म्यूजिक में मिलता है, वेस्टर्न क्लासिकल वेस्टर्न में मिलता है। जैसे मान लीजिए कि लीडियन मोड है, लीडियन मोड आपके यमन की तरह है, सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक ही लीडियन मोड को, यानी यमन के स्वरों को या कल्याण ठाठ को उठा के इतने वैरायटी बना दी, इतने तरह तरह के राग बना दिए हैं कि कभी कभी हम लोग को खुद ही आश्चर्य हो जाता है कि हम भारतीयों ने किया कितना जबरदस्त है। तो ठीक है, हमको अपने पर गर्व और अभिमान होना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों को उनके दृष्टि से समझ के देखिए, आपको नया समझ में आएगा। ये एक बात हम लोग को भी ध्यान देनी चाहिए। जैसे हम लोग इतना मान के निश्चिंत हो जाते हैं कि गांधार ग्राम, ये किसी किताब में लिख दिया गया प्राचीन ग्रंथों में कि ये गंधर्वों के साथ चला गया, आया और चला गया। ये आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ से वो गंधर्व लोक को प्रस्थान कर गया। थोड़ा दूसरे ढंग से सोचिए, थोड़ा दूसरे ढंग से सोचने पर ये मिलता है
कि गंधार ग्राम का जो श्रुति व्यवस्था है वो हमारे षड्ज ग्राम मध्यम ग्राम की श्रुति व्यवस्था से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कैसे रे 3 श्रुति में चला जाएगा चतुश्रुति से जाके, उसके बाद अगले 3 श्रुति के बाद कैसा अजीब अजीब उसका वो है 3 3 3 3 4 ऐसे करके है कुछ ये। हम लोग को लगता है क्या है फालतू चीज़ है, आप लोग ऐसे फालतू नहीं समझ सकते, इसको जाकर खोजिए दूसरे जगह में। ये संभव है कि हमारे यहाँ पे आदान प्रदान बहुत हुआ, हम इसको आक्रमण नहीं बोलते। हमारे प्रियांशु घोष जी उस दिन सारा कुछ को आक्रमण, आतताई, हमारे ऊपर कब्जा करना, ये जो आधुनिक सोच है उस पर चले गए। ये आधुनिक सोच आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। हमें ये हम तो मान के चलते हैं कि बाहर से जो लोग आए उन्होंने मुझसे सीखा और उन्होंने अपनी बातें यहाँ सिखाई भी। नहीं सिखाए होते तो हम आज भी वही षड्ज ग्राम की मूर्छना ही कर रहे होते, और उस मूर्छना में आपके बहुत सारे राग निकलते ही नहीं है। आज हम कभी पूर्वी गाते, मारवा गाते हैं, बहुत सारे ऐसे घाट जो है। भैरव इटसेल्फ, आपका भैरव सबसे बड़ा राग है, प्रथम भैरव राग साधे, और प्रथम भैरव आपका था ही नहीं कभी, कैसे कह सकते कि आप भैरव था? हम तो कहते यमन भी नहीं था, लेकिन चलो उसको भी अगर मूर्छना में से निकल जा रहा तो अच्छी बात है। तो ये जो उन्होंने, वो लोग जो आए उन्होंने हमें कुछ दिया, हम उसको अपना लिए। ये हमको अपना ब्रॉड माइंडेडनेस निकालना चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि गंधार ग्राम, जिसको हम कहते हैं कि गंधर्व लोग को प्रस्थान कर गया, ये संभव है कि उस समय एक बहुत बड़ा म्यूजिशियंस का वर्ग दूसरे इलाके से, अरब वर्ल्ड से, अफगानिस्तान से, चाहे हिमालय के उस पार से, वो इधर जब आए थे तो वो अपना संगीत लेके आए। आज भी उनका संगीत में रे और ध जो होता है वो त्रिश्रुतिक होता है। तो आप बताइए सा, उसके बाद रे 4 श्रुति, उसके बाद 2 श्रुति में ग, यही ना आएगा कोमल का? 3 है, प्राचीन कवि त्रिश्रुति ऋषभ। प्राचीन कविता, हाँ। तो ये जो चीजें हैं आप ये जो बता रहे हैं, तो अभी तो ऐसा नहीं है, अब तो चतुष ही हुआ है, 4 3 2 4 4 3 2 है। तो आप 4 में से एक अगर इधर पास कर देंगे, या इस 4 से नहीं, सा वाले से नहीं, आप उसको पुराने सिस्टम में जाइए जब नी को आप लेके चलते थे, सा चौथा श्रुति पर, तो 4 छोड़ दीजिए, 4 3 2 ऐसे आएगा। इस 4 में से एक श्रुति उठा के 3 में डाल उधर कर दीजिए, 4 3 2, तो एक जो है इधर से पास होकर उधर चला जाएगा, तो वो आपको 3 3 के उसमें मिल सकता है। तो संभवतः जो अरबिक संगीत में हम जाते हैं, जो पा मगरे सा, अब ये न कोमल है न शुद्ध है, पा मगरे सा, ये हमारे संगीत का कोमल रे है। अब पा मगरे ये शुद्ध है। एक चौथा आ सकता, तीसरा चीज आ सकता है, पा मगरे सा, और वो त्रिश्रुतिक होता है। उनके यहाँ यही प्रयोग में लेते हैं, सारे सा, जितना उनका गुड्स बजता है सब में यही, इतना यही रे सुनाई देता है, वही ध सुनाई देता है। हमने बहुत सुना है फ्यूजन में, उनको ग्रीक म्यूजिक में भी वही है। इस गंधार ग्राम को वहां जाके खोजिए, शायद मिल जाएगा, लेकिन ये कोई शोध करे तब पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको और ब्रॉड माइंडेड होकर के हमको दूसरे संगीत का ज्ञान लेते हुए वहाँ से इसको लेकर चलना चाहिए, जिससे हमको ये पता चले कि पाइथागोरस जब भारत आया था तो उसने क्या ले गए ये तो हम बड़ा जानते हैं, लेकिन वो क्या दे के गए तुम जानते ही नहीं। ठीक उसी तरह बाहर से जो संगीतज्ञ लोग यहाँ आए होंगे वो क्या लेके गए तो हम बहुत बताते हैं, ये क्या लेके चले गए, हमारा हीरा ले गए, हमारे कोहिनूर ले गए, और क्या देके गए उसको तो आप बोलते नहीं है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस सम्राट अशोक की बात करते हैं, जिस सम्राट अशोक के चिन्ह को आज हमने राज चिन्ह बनाया हुआ है, और चार शेरों वाले उसको, जिस सम्राट अशोक के चक्र को हम आजकल अपना राष्ट्रीय चिन्ह घोषित करके रखे हुए हैं, ये सब तो कभी अंग्रेज आकर के यहाँ न सारनाथ में खुदाई करते तो आपको तो मिल चुका था, आज तक तो आपने कभी किसी पुस्तक में जिक्र ही नहीं किया। ये तो वो उसको भला उस प्रिंसेप का या और सारे लोगों का जो कभी खोज के हमको दे दिए, तो हमको पता चला कि अशोक नाम किसी का नहीं, तो हम लोग को किसी भी पुस्तक में 2000 साल में अशोक का नाम ही नहीं है, हम उसको करने की जरूरत नहीं समझे। जब वो इतना बड़ा राजा था तो आप उसके नाम को गायब कैसे कर सकते हैं? जब वो इतना बड़ा धर्म था, कभी बौद्ध धर्म जो जापान तक फैला हुआ है, तो आप उसको गायब कैसे कर सकते हैं? हम सारनाथ को उठा के कहाँ झोंक दे भाई? आज तो सारनाथ आपको दिख रहा है, सारनाथ कहाँ था पहले? तो हमको उन लोगों ने कुछ दिया भी है, हम खाली उनसे जो हमको उनको दे ही नहीं दिए हैं।
तो हम लोग की सोच आप बदलिए। हमने ये आतताई, आक्रमणकारी, ये सब चीज़ों को कहना बंद कर दीजिए। वो आक्रमणकारी होते तो बहुत सारे लोग आक्रमण करके चले गए थे लूट करके। बाबर तो नहीं गया, औरंगजेब तो नहीं चला गया, उसके बाद हुमायूं तो नहीं चला गया, वो तो यहाँ राज करने के लिए बैठ गए। और ना केवल बैठ गए, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। खाली उन्होंने लूटा होता तो लूट के घर ले जाते, यही बैठे हुए तो लूटना क्या हुआ? लूट के क्या करेंगे? तो उनका ही है सब कुछ, लूट के क्या ले जाएंगे? लेकिन एक है बहुत, हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ अच्छा था, और ना तो ये कहना चाहिए कि सब कुछ बुरा था। आक्रमणकारी वाले शब्द को हटा करके हम लोग को ब्रॉड माइंडेड होकर संगीत के बारे में सोचना चाहिए। रिसर्च होगा तो बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। तो ये एक चीज़ है गंधर्व ग्राम के बारे में है। अंतिम रूप से अब जो है, जो कि थोड़ा 10 बज रहा है अभी, ये फास्ट है। हाँ, तो भैया तुम्हारे बारे में कुछ कहने वाले थे, तो वो भी कौन सा बोला? वही पहले बोला। समय आ गया। मेरा बस एक प्रश्न था ये भातखंडे जी को लेके कि इनको जो माना जाता है कि इन्होंने प्रथम श्रुति पर स्वरों की स्थापना की, तो ये क्या उस टाइम ऐसा कुछ मतलब कैसे हम लोग मान सकते हैं कि एक साथ, ऐसे तो हमारा गुरु शिष्य परंपरा है, तो और उस टाइम तो रिकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ तो था नहीं, तो ये कैसे पूरे भारत में कैसे फैला होगा? या उसके पहले की जो परंपरा रही है या गाने की चीज़ें, वो हम लोग को कहीं उस तरह से नहीं मिलती? जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो सकता है कि किसी न किसी घराने में पुरानी वाली चीज़ें 18वीं शताब्दी या उससे पहले की भी चीज़ें मिलना चाहिए था। तो ये मतलब हम कैसे है कि भातखंडे जी ने बताया और पूरे भारत में वो चीज़ मान भी लिया गया, किसी ने विरोध या नहीं किया, या कुछ पुरानी चीज़ें? बस ये पुरानी चीज़ मिली होती तो हम लोग को पता रहता कि जाति गायन कैसे करते हैं। आज तक तो हमें पता चला नहीं, खाली जातियों के बारे में बात कर रहे हैं। गायन कैसे होता था, ये बृहस्पति ने कुछ कोशिश की है, पता नहीं जानते हैं। जैसा हमने बताया भी पहले भी कि प्रयोग में तो ये बहुत पहले से ही शुद्ध व्यवस्था आ चुकी थी। बस इसको लिखने वाले भातखंडे जी थे जिन्होंने इस चीज़ को अपनी आधुनिक सोच से इसको सामने रखा समाज के। क्योंकि जो अभी गांधार ग्राम और इत्यादि की जो चर्चा हो रही थी, जो प्राचीन की व्यवस्था थी वही चतुश्रुति की 4-3-2 4-4-3-2 उस समय भी व्याप्त था। और उसके आधार पर अगर हम स्वरों को व्यवस्थित करें तो सा चतुर्थ पर आता, ऋषभ जो है 7वें पर, गांधार 9वें पर, 13वें पर मध्यम, 17वें पर पंचम, 20वें पर धैवत और 22वें पर निषाद आता। तो अगर हम अंतराल की दृष्टि से देखें तो 4 और 7 के बीच में तभी त्रिश्रुतिक ऋषभ ही था, और ऋषभ गांधार के बीच में 2 श्रुति का अंतर जिसे हम कोमल गांधार के रूप में स्वीकार करते हैं। और तत्पश्चात जो बाकी सारी व्यवस्था है उसमें धैवत भी त्रिश्रुतिक होता था। तो इसीलिए प्राचीन की जो ग्राम व्यवस्था थी, जो अवरोही थी, उसमें कहीं ना कहीं ये त्रिश्रुतिक ऋषभ धैवत पहले से ही व्याप्त था। और जब से हमने इसको आरोहात्मक बनाया होगा तब से ही ये अवरोहात्मक से जब ये आरोहात्मक बना होगा तभी से ये जो श्रुतियों का आपस में अंतराल है इसको हमने बदला होगा। और उसी बदलाव के कारण से ही सा के बाद शुद्ध रे के बाद गांधार, इस तरह की व्यवस्था आएगी। उस प्राचीन की अवस्था को ही मूर्छनाओं से, चूंकि प्राचीन का भी ग्राम एक मूर्छना मिलती है जो काफी जैसा कहा जा सकता है, पूर्ण रूपेण काफी नहीं है, वो काफी जैसा एक व्यवस्था है। और जो बिलावल था वो भी वहाँ की एक मूर्छना से प्राप्त होता है। तो वो मूर्छना जो है उसको हम प्रथम श्रुति पर अगर स्थापित कर देते हैं तो मूर्छना पहली बार हमको मिल जाती है। तो इस चीज को भातखंडे जी ने केवल अपने ग्रंथ में उसमें सामने रखा, क्योंकि प्रयोग में तो वो हमेशा काफी समय से ही बिलावल आ चुका था। हम भले ही दक्षिण में आज कनकांगी को पहला मेलकर्ता मानते हो, लेकिन धीर शंकराभरण ही वहाँ का सबसे मुख्य वो है। और हम बीच बीच में अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों को शुद्ध सप्तक माने थे, कभी मायावाला गौड़ को माने थे। तो ये शुद्ध सप्तक की अवधारणा मध्यकाल में कई बार बदली है, और बिलावल की स्थिति भातखंडे जी से पहले से ही स्थापित हो चुकी थी, इसीलिए किसी को मानने में और ना मानने में कोई दिक्कत नहीं पैदा हुई, क्योंकि वह उसी चीज़ को बस उन्होंने एक नई दृष्टिकोण से व्याख्या कर दी थी। विदेश में भी वही था।
हाँ विदेश में भी धीरे धीरे वहाँ पर जो शुद्ध स्वर का वो है। शुद्ध स्वर वहाँ भी था। और पाश्चात्य का जो एक दृष्टिकोण में अंतर है सबसे बड़ा जो है कि उनका हारमोनी पर प्रधान है पूरा संगीत, और हमारे यहाँ पर एकल संगीत जो ज़्यादातर मेलोडी पर प्रधान है। तो ये जो हारमोनी और मेलोडी के बीच में अंतर है, इसीलिए वहाँ का संगीत आज भी चीज़ों को, जैसा गुरुजी ने भी बताया भी, कि सभी को उस पर्टिकुलर वहाँ से देखता है, क्योंकि समवेत प्रयोग होता है। और समवेत प्रयोग में आप जानते ही हैं कि वायलिन, उसका थोड़ा बड़ा वायोला, फिर चेलो, वैसे ही बांसुरी के तमाम प्रकार, गायक गायिकाओं के तमाम ग्रुप, अगर सबको साथ में गाना है तो सबको किसी एक पिच पर लाकर गाना या गवाना ये संभव ही नहीं है। तो सबको अलग अलग स्थानों से ही गाना होगा। इसीलिए वो जो प्रयोग आपको सुनाई देगा, एक धुन भी सुनाई देगी, अगर 3 स्वरों से उसको एक साथ प्रयोग किया जाए तो एक दूसरे रूप में सामने आता है। तो वो हारमोनी पर आज से नहीं बल्कि प्राचीन से हम उनके जब इतिहास को देखते हैं तो हारमोनी की ही बात वो शुरुआत से करते आए हैं। और भारत में यहाँ पर शुरुआत में तो समवेत प्रयोग की बात हुई, लेकिन मध्यकाल से लगभग हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एकल प्रस्तुति और एकल उसका जो है ज्यादातर प्रयोग हुआ। जो उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में इसका वो और ज्यादा विस्तार हुआ है एकल प्रस्तुतियों का। इसीलिए यहाँ पर जो स्वरों के जो धुन है, जो मेलोडी कहा जाता है, उसका ज्यादा विकास भारत में हो पाया। तो बहुत सारी दूसरे बार कुछ कह रहे थे, कुछ बताना है तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। हाँ। जैसे हम ही लोग JRF के क्लास में हो रहा था, तो ये हो रहा था जो शिव मतलब शिव जी के मुख से जो 5 राग और एक 6 मतलब पार्वती जी के, तो वो राग और जो फिर मध्यकालीन में जो श्रुति व्यवस्था रहा है, जैसे काफी को माना गया शुद्ध काफी के जैसा, तो भातखंडे जी ने जब प्रथम श्रुति पर उसको रखा, तो क्या वो राग वैसे जैसे आज हम लोग गाते हैं भैरव, क्या वैसा ही था या फिर वो भी बदल गया साथ में? देखिए, ये जो रागों का इतिहास ये बहुत ही जटिल है, और रागों के नाम कई बार जो है शास्त्र ग्रंथों के कारण कह लीजिए, किसी आधार पर वो हमारे परंपरागत रूप से हम उसको आगे बढ़ाते चले गए हैं। और दूसरी बात है रागों का धुन, जो रागों का एक वो है, वो भी कहीं ना कहीं अपने प्रयोग की सहायता से वो आगे बढ़ता चला। एक ने शास्त्र के कारण से शायद आगे बढ़ा हो नाम, और दूसरा जो प्रयोग है वो प्रयोग के या परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के कारण से आगे बढ़ा है। इन दोनों में कितनी साम्यता रही है, ये एक निरंतर जो है विवाद का विषय रहा है। और वहाँ का श्री राग, अभी जब आप वास्तविक रूप से जो श्री नाम से राग जानते हैं, वो वहाँ का जो है काफी के समान, आज जो काफी के जैसा जिसे हम कह रहे हैं, वो वाला राग होता था। आज के श्री से बिल्कुल ही भिन्न, जो भिन्न षडज नाम से राग है, वो भिन्न वहाँ पर एक नाम से राग मिलता है, जो मतंग के भी उससे मिलता है। और उन्होंने जो स्वर व्यवस्था दी है जो है वो आज के उसमें मिलता है। तो कई बार रागों के नाम बिना बदले भी आगे बढ़ते चले गए हैं, कई बार रागों के नाम तो कंटिन्यूड रहे हैं, उनका स्वरूप बदल गया है, और कई बार स्वरूप भी कंटिन्यू रहे हैं लेकिन रागों के नाम बदल गए हैं। इनका व्यापक शोध होना बहुत जरूरी है। ऐसे तमाम उदाहरण और भी दिए जा सकते हैं कि रागों का स्वरूप एक दूसरे से मिलता जुलता चला गया, किंतु वो सारे रागों के नाम बदल गए हैं। तो इस पर हमेशा से मुकेश अंकल से भी जब हम लोग चर्चा करते थे, वो यही कहते थे कि इस पर शोध करने की जरूरत है, उनके सप्तक को पहले समझने की जरूरत है, और उनके बताए हुए स्वरों के आधार पर आज से तुलना करने की जरूरत है। इसीलिए आज का भैरव, उनका जो एक रीजन था कि आज के भैरव में कोमल ऋषभ से शुद्ध गांधार की जो दूरी है वो किसी भी आधार पर चतुश्रुतिक नहीं हो सकती है। कोई भी आधार हम मान ले, 4 श्रुतियों के अंतराल पर कोमल ऋषभ हम गांधार तक नहीं पहुंच सकते, वो 5 या 6 इतना ही अंतराल का होगा। तो ये 5 और 6 का अंतराल तो हमारे किसी ग्राम में नहीं था, तो इस भैरव को हम कैसे मान सकते हैं कि हमारा प्राचीन का भैरव है। तो ऐसे ही तथ्य परक जब बातों को हम शोध करेंगे तो सभी रागों का या तो प्राचीन के आधार पर हमको उनका स्वरूप प्राप्त होगा, या तो वो अर्वाचीन है ये पता चलेगा। तो ये दोनों चीज़ों पर अभी बहुत शोध की आवश्यकता है। प्राचीन के सभी ग्रामों को और उनके स्वरों को जो है समझने की आवश्यकता है, तभी हम उनके बताए हुए रागों का और आज के बताए हुए रागों का संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, तो
हमको लगता है कि इस सत्र को यहीं श्रोता पर देखिए कैसे बैठे हुए आराम से, समाप्त तो करना चाहिए। इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं और फिर अगले व्याख्यान में हम किसी एक विषय पर बात करें। इस तरह से राग हो सकता है, स्वर हो सकता है, ताल हो सकता है, किसी एक विषय पर बात हो और उसका प्राचीन से लेकर अभी तक के स्वरूप पर बात होगी तो बेहतर रूप से, नहीं तो ये प्रकीर्णका अध्याय की तरह जो है सब फुट कर रह जाएगा, आधी अधूरी बातें। तो धन्यवाद। ठीक है, अब खत्म तो हम लोग को करना ही चाहिए, किसी भी चीज़ को एक अंजाम पे पहुंचा। ये हम लोगों ने 3 खंडों में इस भारतीय शास्त्रीय संगीत के विशिष्ट ग्रंथों की उपयोगिता और उनके क्या आयाम है नहीं, इसके बारे में अच्छी चर्चा हुई। हमें लगता है कि इसका बहुत एक अच्छा प्रभाव हमारे विद्यार्थियों में पड़ेगा और बाद में भी लोग फेसबुक लाइव में सुनते हैं। बहुत सारे लोग अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि बाद में काफ़ी लोग सुनते भी हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि इस बारे में अपने विचार, अगर उनके पास मेरा नंबर है तो दें, या फेसबुक पर भी मैसेंजर वगैरह में अपने मैसेजेस ज़रूर लिखें। मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह जी जो जुड़ी हुई हैं, काव्या जी। आप इतनी बड़ी प्रोफेसर हैं और आपने इतने सारे पुस्तकों का प्रणयन किया है, आप इतनी बड़ी विदुषी हैं, आप इन सब बातों में जिसमें बहुत सारी अर्वाचीन बातचीत है उसमें भी आप जुड़ करके इस तरह से सबको संबल प्रदान करती हैं, सहयोग देती हैं सुन करके, और बीच बीच में अपने कमेंट्स भी लिखती रहती हैं। हम इसके लिए आपको कितना भी आभार दे कम है, और अगर आप इस समय आप हमसे जुड़ी हुई हैं तो आपको मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ। और विद्यार्थियों को ऐसे ही शिक्षकों की आवश्यकता है। आप दरभंगा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, संगीत विभाग की शायद विभाग अध्यक्षा भी है, तो उस प्रकार उनके पास इतना समय होता है, जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी काम नहीं होता है लेकिन उनके पास समय नहीं होता है। तो आपके पास इतने सारे काम है, इसके बावजूद समय है, तो मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ यहाँ से, और हमारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो विदुषी विद्वान लोग जुड़े हों उनको मैं अगर नहीं जान पाया हूँ तो उन पर क्षमा याचना के साथ उनको भी मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ इन छोटे छोटे व्याख्यान मालाओं में जुड़ने के लिए। आपको मैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन के लिए, और जो ऑफलाइन हमारे यहाँ पे श्रोता उपस्थित हैं, डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जी आते हैं हमेशा सुनने के लिए, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन है। और शशिकांत यादव ने बहुत सुंदर पहली बार बोला है और उसने अच्छी बातें लिख के लाया हुआ था, हम लोग को सुनने की इच्छा भी थी आगे, और आगे भी इसके बाद भी जब होगा तो आप जरूर बोलेंगे। इसी तरह अपना बोलने का क्रम बनाए रखिए, और विद्वता का क्रम केवल इसलिए नहीं कि आपको कोई परीक्षा पास करनी है, ये विद्या सिर्फ विद्या के लिए भी कुछ लोगों को करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ही करें। और जितने भी लोग इस बार जुड़े हुए थे, डॉक्टर शुभंकर डे, श्री प्रियांशु घोष जिनके व्याख्यान हुए, शशिकांत जी इस बार हुए, और भी जिन लोगों ने कुछ कुछ बातें कही, जैसे डॉक्टर सौम्या, डॉक्टर और कोई डॉक्टर नहीं है ना, हाँ डॉक्टर रागिनी ने पिछली बार कहा था कुछ, इस बार कुछ बोली नहीं, और जयंतिका भी बोली, इससे पहले रूपम, सबको बहुत बहुत प्यार आभार। आज का सत्र यहीं पर समाप्त किया जाता है। विद्या के लिए सर आप बताएं कि विद्या के लिए बोलना है, करना है, हाँ। उसी से तो आता है विद्या ददाति विनय। हाँ। आएगा तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आभार।